नॉन स्टूडेंट आवाज आ रही है बेटा? चाहिए आपके बारे में? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू एवरी वन ऑफ यू? नहीं, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों को मैं ऑडिबल हूँ बेटा? जी जनाब, गुड। मैं जाहिर है। अच्छा, अब दो चीजें, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की? कल ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। जी, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है? सबने की हुई? आप नाम क्या बेटा? अलीना। आपने लास्ट पेपर कौन सा दिया? अरे एफएम वाले, ट्रिपल ए। अच्छा, ट्रिपल ए वाले बात है, सही है। चले, गुड। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने कुछ प्रोफेशनल मार्क्स और कुछ इस हवाले से काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, ऐसे ही है। आज की क्लास में हम फर्दर मूव करेंगे विद अदर एरियाज। मैं ऑनलाइन वालों का माइक ऑन रख रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज अपने माइक को यूज तभी कीजिएगा जब व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, अदरवाइज आप अपने माइक को ऑफ ही रखिएगा सो दैट डिस्ट्रैक्शन कम से कम। आई होप सो आपको ये बुक्स मिल रही होंगी। अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हमें जरूरत नहीं है। वी विल बी नीडिंग दीज बुक्स इन बिटवीन दी सेशन। हम लोग तकरीबन मिड में, तकरीबन समझे 1 महीने के बाद ही इस किताब का असल इस्तेमाल होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल बी यूजिंग आवर हैंडआउट्स। सबके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं? नहीं, किन किन के पास नहीं है हैंडआउट्स? अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको दे रहा हूँ हैंडआउट। सर मैं अभी आपको एक और हैंडआउट यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड दैट इज द प्रोफेशनल मार्क्स। इनफैक्ट 2 हैंडआउट्स आपके पास है। आपको याद होगा प्रोफेशनल फॉर्मेट्स पर बात की थी मैंने, ठीक है? मैं ऑनलाइन वालों को भी भेज रहा हूँ हैंडआउट। प्रोफेशनल फॉर्मेट्स पर बात की थी, ये प्रोफेशनल फॉर्मेट वाला हैंडआउट मैं आपको अभी डे 1 पे, गवाह रहना, मैंने डे 1 पे तुम्हें पूरे पेपर से मिलवाया है। हमने डे 1 पे पूरे पेपर को देखा है, हमने पूरे पेपर के एरिया को देखे हैं, और पूरे पेपर के हवाले से हमने पूरी बात देखी है कि भाई क्या क्या चीजें उस पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। तो काइंडली ये जरा आपस में शेयर कर ले।
सर उसके बाद हम स्ट्रेटजी के पोर्शन पे आ रहे थे, माजरत में थोड़ा सा लेट हो गए, नॉर्मली 8-10 मिनट लेट हो जाता हूँ, लेकिन खैर हो गई आधे आधे घंटे की। खैर ये आदत आपको डाल लेनी चाहिए, अच्छी बात है, ये 8-10 मिनट में मुंह से बोल रहा हूँ। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगेन वंस अगेन हम दोबारा से अपने मोमेंटम पे आ रहे हैं। सर हमने कल जो बात की है थोड़ा सा उसको रिपीट करता हूं ताकि हमें वो चीजें रिकॉल हो जाए, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सर हमने कल क्या बात की थी? ठीक, हमने कल ये बात की थी कि हमारे पास एक एसबीएल का पेपर है जिसका जो टेन्योर है, जो मेथोडोलॉजी है, जो उसका काम करने का तरीका है, दैट इज अराउंड 4 आवर्स ऑफ एग्जाम, जिसके अंदर जो है वो हम 4 घंटे के अंदर पूरे एग्जामिनेशन सिनेरियो को गो थ्रू करेंगे और 4 घंटे के बाद हम उस एग्जाम को कंप्लीट कर चुके होंगे। इस एग्जाम के अंदर हमने ये बात की थी कि 2 हिस्सों में ये पूरा एग्जाम जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है। पहला पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज द प्रोफेशनल मार्क्स जो कि 20% रिलेट करते हैं। दूसरा पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज द 80% पार्ट जो कि हमारे पास रिलेट कर रहे हैं टेक्निकल पोर्शन से। तीसरी बात जो हमने की थी वो ये थी कि हमारे इस एग्जामिनेशन के अंदर हम कुछ 5 स्किल्स आखिर में रख दे, आखिर में रख दे। 5 स्किल्स से रिलेटेड हमने एक डिस्कशन किया था जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि ये 5 स्किल आपके पेपर का पार्ट बनेंगे। कल के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या सिनेरियो डेवलप होता है। यार एक बच्चा एक फेवर कर सकता है, तुम्हारे पास कल वाला हैंड आउट है ना, जरा ये फोटो कॉपी पता है ना तुम्हें, तुम तो पुराने हो, तुम्हें तो पता है। फोटो कॉपी के पास जाके उसकी 5-5 कॉपीज करवा दो, 2 हैंड आउट है ना। ठीक है, थैंक यू। कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं? यार गर्मी हो रही है, मुझे लग रही है। ये वाला भी चल नहीं रहा मेरे ख्याल में। वाले चलिए ना। अगर 2-5 फोकस में फिर नमाज ब्रेक कर लेंगे हम। अजान हो रही है ना? अजान हो जाए फिर। ये प्रोफेशनल फॉर्मेट वाला हैंड आउट सबको मिल गया? उमेर जी, बाकी पीछे ही रख दो। 2 हैंड आउट आ रहे हैं आपके पास। बेटे चाय ले।
जनाब जरा जरा 2 मिनट से मुझे फोकस करें सर। मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट बाद नमाज ब्रेक दे रहा हूँ, मैं जरा स्टार्ट करवा रहा हूँ सर। हमने लास्ट क्लास के अंदर 7 बजे ही शेड्यूल करते विद नो ब्रेक। हाँ यार 7 बजे ही कुछ करते हैं इसका, असल में नमाज का टाइम चेंज हुआ है ना जब से, तो इस वजह से खैर कोई मसला नहीं है, विल लुक इनटू दिस। सर हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना पेपर शेड्यूल के हवाले से बात कर ली थी। अच्छा मैंने आपसे कहा था स्ट्रैटेजी के 3 पार्ट है। स्पेसिफिकली अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के हैंडआउट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए। आई होप सो कल वाले हैंडआउट सबको मिल चुके होंगे। ऑनलाइन वालों को भी मैंने ग्रुप के ऊपर वो हैंडआउट्स अपने फॉरवर्ड कर दिए थे। आज जो प्रोफेशनल फॉर्मेट वाला हैंडआउट है वो अभी मैं नमाज ब्रेक के दौरान ऑनलाइन वालों को भी फॉरवर्ड कर रहा हूं। सर स्ट्रैटेजी क्या है, जरा आप एक क्विक व्यू पॉइंट देंगे। एक बिजनेस स्ट्रैटेजी, देखिए एज द नेम सजेस्ट स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, SBL। स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेट कर रहा है। अब मेरा यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी हर वो काम होता है जो स्पेसिफिकली एक बिजनेस को प्रमोट करने में काम आता है। हर वो स्ट्रैटेजी जो एक बिजनेस के व्यू पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना चाहता हूं। उसका रीजन है ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन तो कुछ और है, बिजनेस की डेफिनेशन कुछ और है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में बिजनेस भी आता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन जब भी मैं बिजनेस कहता हूं तो उसका मतलब और मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है, एंड दैट इज प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस की जब भी बात करूंगा तो बिजनेस का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, एंड दैट इज प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कमानी है तो मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं तुम्हें एक बड़ी क्विक एग्जांपल देता हूं स्ट्रैटेजी की। सर मैं अपने रेस्टोरेंट में 3 दिन पहले गया, मुझे मेरा स्टाफ बोलता है सर कस्टमर की मोटिवेशन बढ़ाने का तरीका बताएं, सर कुछ ऐसा करें कि कस्टमर की मोटिवेशन बढ़े। मैंने कहा ऐसा क्या कर सकते हैं? कहने लगा सर कस्टमर को हमें कुछ हद तक एक एसेट या एक वैल्यूड कस्टमर फील कराना है, और वैल्यूड कस्टमर फील कराने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से कस्टमर हमें प्रीमियम प्राइस पे करने को भी तैयार रहे। मैंने कहा ऐसा क्या काम हो सकता है? उसने कहा सर एक बड़ा जबरदस्त ऑब्जेक्टिव, और उसने मुझे सजेस्ट किया एंड आई रियली वांटेड टू पर्टिकुलर, और मैंने जब उसको ऑप्ट किया तो इट रियली वर्कड आउट। लोगों को ये चीज बड़ी अच्छी लगने लगी। अब सुनो वो ऑब्जेक्टिव था क्या? उसने मुझे कहा कि सर एक काम करते हैं, जैसे ही कस्टमर आता है ना, वो कस्टमर आपके पास आपके आपके जब दरवाजे को खोलता है वो अंदर आता है तो आप एक रिसेप्शन पे एक बंदा बिठा दें जो उसे बड़ा वार्मली वेलकम करे। अब वो जो बंदा है वो उसे वार्मली वेलकम करता है ना, उससे नाम पूछता है, सर आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम एंड हाउ मेनी पर्सन विल यू बी गेटिंग द सर्विस फॉर। उसने बोला मिसाल के तौर पर मेरा नाम बिलाल है। अब वो क्या करता है, वो बिलाल का नाम एंटर करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर और हमारे मोबाइल फोन्स में। हमारे जितने वेटर्स है, हमारे जितने मैनेजर्स है, उनके आज ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को आवाज आ रही होगी, आई होप सो कोई इशू नहीं होगा। मैंने आज बैठ के खुद माइक सही करवाया। ओके बेटा मैं ऐड कर दूंगा आपको। अब सुने बात, तो हमने क्या किया, हमने उसका नाम सजेस्ट किया। अब जब वो नाम लिया ना, वो तमाम वेटर्स के मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन आया कि मिस्टर बिलाल विद 4 पर्सन आर एंटरिंग इनटू आवर रेस्टोरेंट। अब जैसे ही वो सीट हासिल करने के लिए वो स्टेयर्स के आखिरी स्टेप पे आता है ना, तो हमारा एक वेटर उनका इंतजार कर रहा होता है, एंड वो वेटर ये नहीं कहता यस सर प्लीज वेलकम, ये वेटर ये कहता है यस मिस्टर बिलाल आई वेलकम यू एट आवर रेस्टोरेंट, सर आप प्लीज बताएं कौन सा साइड लेना चाहेंगे या कौन से साइड पे आप बैठना चाहेंगे। देखिए someone calling your name in front of your friends and family is giving you respect rather than going for sir। और मतलब एक बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है, तो आप अज्यूम भी नहीं करते होंगे कि स्ट्रैटेजी से कोई प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव इंक्रीज हो। आपको लगता है इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है? आपको कितना अच्छा लगता है जब मैं एक टीचर आपको आपके नाम से बुलाए? आपको ऐसा लगता है दैट टीचर स्पेसिफिकली नोज माय नेम?
वो टीचर मेरे नाम से जानते हैं भाई। आपको पता हम टीचर कितने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हार्डली कोई 10% बच्चों के नाम याद, मतलब मुझे इस पूरी क्लास में उमेर का नाम याद है, वो भी एक रीजन की वजह से, वरना शायद वो भी नहीं याद होता। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? रीजन बता सकता हूँ? ये मेरे पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब नॉट एसबीएल, F1। इनको मैंने F1 इतना अच्छा पढ़ाया था कि ये एसबीएल ऐसे ही हो मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, आगे करें, क्लियर होती है बात? अब सुने बात, इसका मतलब है मैं स्ट्रैटेजी जब बनाना चाहता हूं तो मेरी स्ट्रैटेजी किसी भी एरिया में प्रोफाउंड रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकती, चाहे वो मेरी मार्केटिंग हो, मेरी एडवर्टाइजमेंट हो, मेरी ब्रांडिंग हो, मेरी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी हो, मेरी मार्केट पेनिट्रेशन हो, मेरी मार्केट स्किमिंग हो, मेरी प्राइस स्किमिंग हो, मेरी मास मार्केटिंग हो, मेरी नीश मार्केटिंग हो, मेरी किसी भी किस्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग मेरे प्रोडक्ट को मार्केट का पार्ट बना सकती है आराम से। और अगर मेरा प्रोडक्ट मेरी मार्केट का पार्ट बन गया, एक्सप्लिसिटली अगर मेरी प्रोडक्ट ने मार्केट में पेनिट्रेट कर दिया, अगर मेरी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई, तो ट्रस्ट मी ओवर द फैक्ट मैं अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा एंड रिजल्ट प्रेजेंट कर सकूंगा। अब इस पोर्शन में हमने बेसिक बिजनेस के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर हार्डली 1 से सवा घंटे का, हम इसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट का नमाज ब्रेक, आप नमाज पढ़ें और फिर हम रिज्यूम करते हैं। ओनली 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में रिज्यूम कर दूंगा, तो आप प्लीज वापस आ जाइएगा 10। इन्हीं हरकतों आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, फिर मैं यहां से भी चला तो जाऊंगा कहाँ? सही बात है। अच्छा, यहाँ पे सबका वो आ गया बेटा, सबने यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर दी। चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी, प्लीज इधर देखिए सब। सर हमारे पास इससे रिलेटेड बात कर ली थी यार, जरा ये एक दो लाइट्स ऑफ कर, ये वाली। चले, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे वापस आ जाए बेटा, तमाम ऑनलाइन वाले बच्चे। चल सर, हमारे पास स्ट्रैटेजी पार्ट 1 में क्या आ रहा है, जरा आप फोकस करेंगे, कोई बात नहीं करेगा प्लीज। तो स्ट्रैटेजी पार्ट 1 में हाँ हमने क्या पढ़ना है? अच्छा देखिए, इसके ये जो चैप्टर है ना पार्ट 1, इसके आखिर में आपको कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा। पार्ट 2 के आखिर में भी कोई क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। पार्ट 3 के आखिर में 8 क्वेश्चन नजर आएंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं यार बेटा, ये थोड़ा स्लो कर देंगे कोई? एक और बस, थैंक यू। अच्छा सुनिए, अब सर पार्ट 3 के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखिए एक मसला है, मसला ये है एसबीएल का प्रैक्टिस क्वेश्चन उस वक्त तक किया नहीं जा सकता जब तक कि हम कंप्लीटली 60 to 70% ऑफ द कोर्स ना पढ़ ले। एसबीएल का प्रैक्टिस क्वेश्चन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं किया जा सकता जब तक हम 60 to 70% ऑफ द कोर्स ना पढ़ ले। क्यों? उसका रीजन है भाई, आपने एक केस स्टडी देखी है, अब उस केस स्टडी में स्ट्रैटेजी का भी सवाल होगा, लीडरशिप का भी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होगा, एथिक्स से भी रिलेट कर रहा होगा, ऑडिट से भी रिलेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब है एक केस स्टडी पढ़ के एक सवाल करना तो पॉसिबल नहीं है। तो सर अब हम करेंगे क्या? क्या हम 80% कोर्स करने के बाद आके अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे? जवाब है नहीं। सर जब आपके पास प्रैक्टिस के लिए P1 और P3 का मटेरियल मौजूद है, हम P1 और P3 का सहारा लेंगे। अच्छा अब याद रखना, P1 और P3 में प्रोफेशनल मार्क्स जैसा कुछ नहीं है।
लेकिन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको प्रोफेशनल मार्क्स में मैं कन्वर्ट करूंगा। इसका मतलब है मैं रिक्वायरमेंट्स आपको चेंज करके दूंगा और आप उन चेंज रिक्वायरमेंट पे आंसर करेंगे अपने क्वेश्चन। क्लियर होती है बात मेरी? मैं आपको रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल मार्क्स, स्किल्स और फॉर्मेट के लिहाज से करके दूंगा और हम उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अच्छा, अब ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये ऑल्दो मुझे पढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ने एक चैप्टर स्किप कर दिया। तो मैं ये पढ़ा रहा हूं शुरू से, आप सुन लें, समझ लें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज समझ नहीं है तो आप मुझे रोक दीजिएगा, मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। असल चीज से पार्ट 2 से शुरू होगी, लेकिन क्योंकि ये आपकी बुक में है तो हमें इसको कवर करना जरूरी है। इसमें से ज्यादा चंक नहीं पूछ सकता। क्लियर होती है? सर व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? अब सवाल यहां पे आपसे कहते हैं व्हाट बेसिकली इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस। जरा जल्दी से हम इसका मतलब समझते हैं और उसको देखते हैं। सर यहां पे कहता है अ बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू मेक अवेलेबल गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी अंडर द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है अगर मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कमाना लाजमी है। विदाउट प्रॉफिट कोई बिजनेस नहीं हो सकता। विदाउट प्रॉफिट कोई बिजनेस नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर मैं वर्ड बिजनेस यूज करता हूं तो उसका होल सोल मकसद प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन अगर मैं वर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज करता हूं तो इट कैन आइदर बी अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एज वेल। क्लियर है? अब कहता है अंडर द सोसाइटी विद अ प्रॉफिट मोटिव। अब बिजनेस दो किस्म के हो सकते हैं, आइदर यू कैन सेल गुड्स और यू कैन सेल सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? वो टेंजिबल आइटम दैट कैन बी हेल्ड, स्टोर्ड एंड टच। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स आप बेच रहे हैं, नोटबुक बेच रहे हैं, क्लोथ्स बेच रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपके टेंजिबल आइटम्स का पार्ट है। इनटेंजिबल राजा सर्विस। सर्विसेज में क्या आता है आपके पास? इनटेंजिबल आइटम्स, एमनिस्टीज, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज। जैसे मैं एक ऑडिट फर्म से बिलोंग करता हूं, मैं ईवाई से ताल्लुक है। अब उस ऑडिट फर्म में हम लोग ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी प्रोवाइड दी ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कंसल्टेंसी फर्म से, किसी का है ताल्लुक कंसल्टेंसी फर्म से? नहीं। कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? कोई बैंकिंग सेक्टर में मौजूद है इस वक्त? नहीं। तो आप बैंकिंग साइड पे हो सकते हैं, आप टीचिंग साइड पे हो सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम मामला जो है ये सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड किए। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, नर्सिंग एंड लॉयर। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की बात सुने। सर टाइम्स मैगजीन ने ना 2008 के स्लम, जो दुनिया भर में एक हिस्टोरिक मार्केट स्लम आया था, इकोनॉमिक स्लम आए थे पूरी दुनिया के अंदर, उस टाइम मैगजीन ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छापा। उसने कहा कि पूरी दुनिया में स्लम आने के बावजूद 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जो पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे कम अफेक्टेड प्रोफेशन। नंबर 1 इज इंजीनियरिंग। आपको पता है 2008 में जलजले, फिर इराक और अफगानिस्तान की जंग, फिर यूएसए के हालात खराब होना, ये तमाम मामला 2007, 8, 9 तक चलते रहे थे। और पाकिस्तान में भी जलजला आपको पता आया था और काफी इकोनॉमिक स्लम जो है वो दुनिया ने फेस किया था। तो इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन जो था दैट वाज इंजीनियरिंग। आपको भी पता है उसका रीजन क्या था? ऑब्वियसली उसका सबसे मेजर रीजन ये था कि लोगों की बिल्डिंग्स, लोगों के पास रहने के शेल्टर होम्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग साइड में चला। दूसरा सबसे बेस्ट प्रोफेशन या दूसरा सबसे लीस्ट अफेक्टेड प्रोफेशन वाज नर्सिंग, नॉट डॉक्टर, नर्सिंग। आपको पता है ज्यादा पेंडेमिक सिचुएशन जब भी आती है तो नर्सेज आर द फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे लिए बड़े काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड दे नॉर्मली आर वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स दैट एन इंडिविजुअल और एन इकोनॉमी कैन हैव विद इन इट्स इकोनॉमिक टर्न। तीसरा सबसे बेस्ट प्रोफेशन पता है क्या था? ऑडिटिंग का। जी, क्यों? दुनिया में जब 2008 में स्लम आया ना तो पूरी दुनिया ने ये सवाल उठाया कि अब बिजनेसेस का क्या होगा। देखिए, आज 2008 2007 से पहले एक ऑडिटर को एक मुंशी या एक अकाउंटेंट कहा जाता, इतना ज्यादा पैसे आप लोगों के नहीं हुआ करते। आज एसीसी की कोई वर्थ है ना? जैसे मेरी कंपनी का जो स्टार्टिंग पैकेज है वो हम दे रहे हैं अराउंड 38,000 फॉर एसीसी फाइनलिस्ट, और हम एसीसी क्वालिफाइड को हम तकरीबन 48-49,000, 50,000 के करीब, जिसमें कुछ कट कटा के 48-49 देखो मिलता है। तो 50,000 मार्केट के अंदर बुरा नहीं है,
कंपैरेटिवली ठीक है, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स नॉट अ बैड फिगर, राइट? आप यार कितने साल में एसी से क्वालिफाई करते हो? एवरेज एज क्या होती है? 30 साल? नहीं, मतलब एज क्या होती है आपकी? 21-22 साल की एज में क्वालिफाई, 21-22 साल की एज में 50,000, यार नॉट बैड। आज के जमाने में कोई कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो आपको 21-22 साल की एज। खैर आगे बढ़ते हैं, आप समझ ही गए। तो ऑडिटिंग प्रोफेशन क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग प्रोफेशन में कहा भाई दुनिया में फ्रॉड हुआ, दुनिया में स्लम आया, दुनिया के बिजनेस रिसोर्सेज में डिक्लाइन आया, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन बहुत चला। अब इन सारी बातों से रिलेट करने का मकसद क्या है, जरा देखें इसको। जाहिर है लोगों ने सवाल उठाया कि यार अगर ये स्लम इसी तरह कंटिन्यू रहा या आगे आके इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन आती रही तो हमारी शेयर प्राइस कहां पे सस्टेन करेगी? हम किस, बता रहा हूं ना, हम किस तरीके से मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे? अब ऑडिटर का ये काम होता था कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन है ना, वो ज्यादा हो जाता था। क्यों? देखिए याद रखिएगा, इंसान चोरी कब करते हैं? जब उसके हालात बुरे होते हैं। इसका मतलब है एक जब पूरी इकोनॉमी के बुरे हालात होंगे। तो इन दिनों में नो डाउट एक नेचुरल पेंडेमिक सिचुएशन तो आई। नेचुरल पेंडेमिक सिचुएशन के आने की वजह से वो कहते हैं ना, जिसको मौका मिला उसने चोरी करने की कोशिश की, जिसको मौका मिला उसने फ्रॉड करने की कोशिश की। इसकी एक बड़ी मजे की मिसाल बताता हूं सर। उन दिनों के अंदर आपका यूएसए की मार्केट में स्लम आया। आप अगर 2008-2007 की यूरोपियन मूवीज या यूएसए या यूके की मूवी देखेंगे ना, हॉलीवुड की, तो आपको दिखाया जाएगा जैसे कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स इंक्रीज है ना, जैसे आजकल स्ट्रीट क्राइम या इससे पहले वाली गवर्नमेंट में स्ट्रीट क्राइम्स हुआ करते थे, यही वाले हालात आपको उन मूवीज में, उन हिस्टोरिक मूवीज में दिखाया जाता है। 2000 से रिलेट कर रहे थे। वो दिखाते थे एक बंदा छुरी कांटे लेके एक बंदे को लूटने आ रहा है, लिटरली इस तरह के हालात थे। उसका रीजन था यार, उसके 2-3 रीजन थे, सुने। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वॉज कि उन दिनों में आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक डाउन, या इसको कहते हैं रिसेशन, आया हुआ था। और जब रिसेशन आता है ना तो लोगों की बाइंग पावर गिर जाती है। लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ने बोला कि यार सुपर पावर कंट्री की बाइंग पावर गिर जाए, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं ना इगोइस्टिक इशू आया। आपकी यूएसए इकोनॉमी ने उन दिनों में मार्केट के अंदर लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देना शुरू कर दिए। अच्छा, इसका जरा इंपैक्ट सुनो। जब आपको लोगों को लोन दिए जाते हैं ना, तो 2 किस्म के मामला होते हैं। हम जैसे गरीब मुल्क वाले ना, रोटी कपड़ा मकान खरीदते हैं। ये जो अमीर मुल्क होते हैं ना, इन्होंने जाके लीज पे प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दी, गाड़ी, बेंगलो, लेट्स सपोज मशीनरी, लग्जरियस ट्रिप्स। ये बोला यार बैंक तो सस्ते रेट पे लोन दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन इकोनॉमीज में गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, लोगों को कॉन्फिडेंस। हमारा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हम तो कहते हैं अल्लाह ने तो ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन सर इन इकोनॉमीज में ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दीज गवर्नमेंट, और उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमें संभाल लेगी, और संभालती भी है, ऐसा है। जब गवर्नमेंट ने बैंकों को कहा कि आप लोन देना, बैंकों को एक बात समझ आ गई। बैंक्स ने कहा कि बॉस यहां पे कुछ मसला नजर आ रहा है। और वो मसला पता क्या था? वो मसला ये था कि इनके अंदर पे बैक करने का सिनेरियो मौजूद नहीं है। पे बैक करने का पोटेंशियल मौजूद, देखो पे बैक करने का पोटेंशियल क्या होता है, मिसाल देता हूं। आप अगर एक लोन लेंगे, आप उससे फैक्ट्री लगाएंगे, पे बैक हो सकता है उससे, मानते हो बात। लेकिन अगर मैं एक लोन लूं और उससे गाड़ी ले लूं, तो गाड़ी आपको रेवेन्यू तो नहीं जनरेट करके देगी ना। आप कैसे पे बैक करेंगे? आप लोन ले एजुकेशन पे लगाए, पे बैक हो सकता है। आप लोन ले फैक्ट्री लगाए सॉरी, आप लोन ले मशीनरी लगाएं। ये वो तमाम सिनेरियोज है जिसमें आप पे बैक का प्रोविजन ऑपरेट होते हुए देखते हो। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आप गाड़ी लेते, घर लेते, मैंगलो परचेज करते, आप जाके जो लग्जरियस ट्रिप्स करके आते हैं, आप लग्जरियस स्टफ खरीदते, आप कैमरा खरीदते, आप टेलीविजन खरीदते, आप कोई इस तरह के मामला खरीदते। इस केस के अंदर इकोनॉमी का ब्रिंक करने का सिचुएशन या इकोनॉमी में स्लम आने की सिचुएशन आती है। अब ये बात ना बैंक समझ चुके थे। अब पता नहीं आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, आई गेस अपने F9 में पढ़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, बैंक्स ने इस बात को समझा और इन्होंने डेट फैक्टरिंग कंपनी को अपने डेट बेच दिए। डेट फैक्टरिंग कंपनी समझते हैं? एक ऐसी कंपनी जो आपसे आपका रिसीवेबल खरीदती है। भाई देखो होता क्या है, मैंने लोन वापस करना है, ये बैंक है, मैंने लोन वापस करना है इसे 5 साल में।
5 साल बाद ये बंदा आएगा मेरे पास, मुझसे बोलेगा बिलाल साहब आपका लोन था 50 लाख रुपए का, कब वापस करो? मैंने कहा 5 साल बाद वापस करूंगा। इसने कहा मुझे आज जरूरत है। मैंने कहा एक काम करो, ये डेट फैक्टरिंग कंपनी है, इसके पास चले जाओ। ये 50 लाख रुपए का 50 लाख नहीं देगा, ये आज 50 लाख के बदले में 45 लाख रुपए आपको दे देगा, और बाद में मैं इसको 50 लाख रुपए देके अपना डेट पूरा कर दूंगा, इसकी रिकवरी हो जाएगी, इससे 5 लाख का फायदा हो जाएगा। इन्होंने डेट फैक्टरिंग कंपनी को भेज दिया। अब डेट फैक्टरिंग कंपनी को जब ज्यादा बैंकों ने बेचा तो डेट फैक्टरिंग कंपनी खुश हो गई, बोला यार इतने बड़े बेवकूफ बैंक कोई होगा नहीं दुनिया में। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, 2008 से लेकर 2012 का टाइम आया। 2012 के वक्त में अल्टीमेटली ये डेट फैक्टरिंग कंपनी पहुंच गई लोगों के घरों में, बोला यार पैसे दो। डेट फैक्टरिंग कंपनी को जवाब आता है ले लो, पैसे तो नहीं है मेरे पास। बोला अच्छा इसकी गाड़ी कन्फिस्केट करो, बोला ये तो लीज पे। बोला घर बोला ये भी लीज पे। बोला टेलीविजन उड़ा, बोले लीज पे। एसी उड़ा लीज पे, बच्चे उड़ा लीज पे, मियाँ लीज पे, हर चीज लीज पे, 5 साल के लिए रखा। आप सोचो वहां सब कुछ लीज पे, वहां कुछ भी ओनरशिप पे नहीं है। इसका मतलब है अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी का दिवालिया निकल गया ना सर। इकोनॉमी की जो बैंकिंग सेक्टर है वो ही डिक्लाइन पे चला गया ना, उसी में एक करप्शन एलिमेंट आ गया। अब इन्होंने जाके गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाया। उस दिन गवर्नमेंट ने ऑडिटर्स हायर किए, और आज जो आप लोगों की इज्जत है ना उस दिन की वजह से। उस दिन इन्वेस्टिगेशन कमेटीज बैठी, उस दिन सोल्यूशन भी निकाला। सोल्यूशन पता क्या था? लोगों को बोला नोट छाप के दे दो, नोट छाप के दे दिए। वो टाइम है जब डॉलर 73 रुपीज में आपको मिला करता। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब डॉलर आपको 73 रुपीज में मिलता था, क्योंकि मार्केट में डॉलर की इनटेक और मार्केट में डॉलर की प्रिंटिंग ज्यादा हुई थी, एंड अल्टीमेटली डॉलर प्राइसेस वाज इंक्रीज और सॉरी डिक्रीज। और अल्टीमेटली सारे लोगों को जो भी डेट फैक्टरिंग कंपनी थी उनके डेट्स को कैसे पे ऑफ किया, बोला भाई ये रखे, ये आपके डॉलर्स हैं, ये आपके पैसे हैं जो लोगों ने नहीं दिए लेकिन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड गो अवे। सर ये तो हो गया, बैंक फैक्टरिंग वाले तो शायद खुश हो गए होंगे, लेकिन याद रखना उस पैसे की कदर गिर गई। याद रखना उस दिन दुनिया में ऑडिटर ने जन्म लिया, उस दिन दुनिया में पता चला कि ये ऑडिटर होता क्या है, और आपकी और मेरी इज्जत बनी। और उस दिन एसीसी ने अपना एसबीएल का पेपर भी निकाला होगा, या सोचा होगा कि अब मैं बच्चों को ऑडिटर तो बना दिया, एसबीएल भी बनाऊंगा, और फिर एसबीएल विद एसबीएच हुआ। खैर समझ आई बात, क्लियर होती है? तो सर मैंने इस बात को समझाने का मकसद क्या था कि जो सर्विस सेक्टर है ना, ये आपके गुड या टेंजिबल इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा ऑपरेट करता है। सर्विस सेक्टर के जो मार्जिन होते हैं वो टेंजिबल इंडस्ट्री के मार्जिन से बेहतर होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी, सेक्टर कुछ ना कुछ तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस ड्राइव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बाय सर्विस एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली contribute to the health of the community. We have got health applications. यार मैं तो कहता हूं कि इस वक्त जितना टेक बेस्ड टेक्नोलॉजीज और जितना टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का सिनेरियो हमारे मुल्क को प्रोवाइड किया है, एंड दैट इज दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ प्रोविजन इन विच हम आज के जमाने में लोगों को ये कहते हैं कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री पे आएंगे तो एक रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन क्या चीज रेवोल्यूशनाइज नहीं हुई है? एवरी सेक्टर हैज बीन रेवोल्यूशनाइज। सर ये फूड पांडा उठाए आप और आज चले गए गूगल पे, अमेजॉन और बिक्सबी और पता नहीं स्पॉटिफाई, पता नहीं आप कोई एप्लीकेशन का नाम ले, एवरीथिंग हैज बीन ईज्ड इन ऑर्डर टू गिव यू कंफर्ट। लेकिन ये कंफर्ट सिर्फ कंफर्ट नहीं है, ये कंफर्ट प्रॉफिट को जन्म देता है। देखो मैं तो एक बहुत बड़ी मिसाल, मैं एक जमाने में सोचता था कि सर मैं जो हूँ वो एसबीएल के अंदर तो जो भी सब्जेक्ट मैं कभी जिंदगी में पढ़ाऊंगा, मैं पैशनेट टीचर था। मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं एक दिन जो है ना बच्चों के सामने बात करूं। एंड मैंने स्टार्टेड टीचिंग ना, तो मुझे एक लिमिटेशन नजर आती थी। मैं उस जमाने में पढ़ाना शुरू किया था जब ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता था। मुझे लिमिटेशन नजर आती थी, मैं कहता था बिलाल सर एक दिन ऐसा आएगा आपकी क्लास भरी हुई होगी, लेकिन फिर आप क्या करेंगे? फिर बच्चों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों को अगर पढ़ाना है तो सुबह की जॉब छोड़नी पड़ेगी मुझे,
क्या करूंगा मैं सोचने लगा था ये बात है। अगर मुझे कोई बच्चा कहता है इस्लामाबाद से हूं, पढ़ना है आपसे, तो मैं बोलूंगा यार इस्लामाबाद से कराची आना पड़ेगा, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मुझे वो टाइम याद है जिसमें उस जमाने में मेरे पास एक बच्चा था, ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड ही सेड कि सर मैं पाकिस्तान आना चाह रहा हूं जस्ट फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूइंग माय एसीसी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज उस लिमिटेशन को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने खत्म कर दिया। आज मैं 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस पर बिठा सकता हूं। आज उस लिमिटेशन का भी एंड हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, हमारे पास यहां पे भी क्राउड है, हमारे पास इसमें क्राउड है, और हमारे पास एक क्राउड हुआ है जो सिर्फ रिकॉर्डिंग ले रहा है। 10-12 बच्चे ऐसे जो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक बैठे हुए, सर आपकी क्लास हो जाएगी, रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद बैठेंगे। इसमें मतलब है लुक एट द फैक्ट। आपने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा है? मैं कहता हूं प्रैक्टिकल ऐसा कोई टॉपिक नहीं है दुनिया में। तो इंसान हो ना, इंसान के आगे कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। आप कहते हैं मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, देयर इज ऑलवेज अ वे। यू कैन हायर मटेरियल, you can buy material and pay afterwards, you can have material in some way or the other। देखिए ना, मेरी तो क्लासरूम लिमिटेशन थी यार। इस क्लासरूम में अगर 10-15 बच्चे और बैठाते तो लिमिटेशन पूरी हो गई। मैं तो सोचता था मैं क्या करूं, देखिए इस लिमिटेशन को आज एलिमिनेट कर दिया गया। देखिए उस रिकॉर्डिंग ने इस लिमिटेशन को एलिमिनेट कर। लुक एट द बल्क अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी आर क्रिएटिंग इन एवरी सिंगल अटेम्प्ट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में मल्टीप्लायर इंपैक्ट आया। इसने मुझे ग्रो करवा दिया। कोविड का शुक्रिया यार, मैं सीरियस बता रहा हूं। मतलब एक टीचर इतना जल्दी ग्रो नहीं होता था जितना जल्दी अब हम ग्रो होते। अब हम ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। सर अब हमारे पास यूके से भी बच्चे, बहरीन से भी बच्चे, इस्लामाबाद से भी, कराची से भी, लियारी से भी, हर जगह से बच्चा आगे बैठा हुआ। आई एम बीइंग गिवन विद ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। कौन कहता है कराची के अंदर कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है? कौन कहता है पाकिस्तान में कमाने? इफ यू नो द आर्ट यू कैन ऑलवेज अर्न। देख लें आप, वी आर अर्निंग। हम में से कोई फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहा। हम में से कोई जो है ना वो इसलिए काम नहीं कर रहा कि आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी। मतलब ठीक है हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अल्लाह ताला सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो मैं बोलूंगा मैंने दुनिया में लोगों को एजुकेट किया। बट द फैक्ट इज कि मैं कमर्शियल टर्म में काम कर रहा हूं यार। आप में से किसी को मेरा नहीं ख्याल है कि फाइन कंट्री में बैठने की इजाजत दी होगी अब तक, है ना? तो इसका मतलब है कि सर सर्विस सेक्टर की तो लिमिटेशन होनी नहीं। सही है, क्लियर होती है बात? फिर उसके बाद क्या है, दे प्रोवाइड जॉब। सबसे बेस्ट पार्ट आज के, अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, इफ यू आर ऑपरेटिंग एनी बिजनेस, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर अ बिजनेस इज बेस्ड, और इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। हैव यू heard about the word GDP? Can anyone explain what is a GDP? Wow. नहीं जी, GDP क्या होता है? गिर रही है, ये पता है। हम तनकीद बढ़ाए, तनकीद तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि GDP। डू यू नो व्हाट राइट नाउ इज द करेक्ट फिगर ऑफ GDP ऑफ पाकिस्तान? सर आप ना थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें इन चीजों को। हाँ क्या है, कोई बता रहा था मैंने 4 पॉइंट समथिंग अपनी तरफ से तुक्के, क्योंकि सुना था पॉजिटिव हुई है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हुई होगी, 4 के करीब ही होगी। 5 पॉइंट समथिंग, इट्स 3.6। पाकिस्तान की GDP 3.6 BPS है, बेसिस पॉइंट। GDP का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। GDP is the total value of economic resources that we are using within the boundaries of our country, that we are circulating, we are generating within the boundaries of the country, उसको हम GDP कहते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल, GDP में ग्रोथ तब आता है जब या तुम कंजम्पशन बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो, या इंपोर्ट कम कर दो। वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने से होता है। पाकिस्तान की अगर वर्किंग पॉपुलेशन बेहतर हो जाए ना, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन GDP। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फुल कैपेसिटी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सुने जरा। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे,
क्या फुल एम्प्लॉयमेंट अच्छी, यहां जॉब की बात हुई है ना, या मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अच्छी है? सब बड़ा, हाँ एक ही बात नहीं, एक बात नहीं, फुल मीन्स 100%, मैक्सिमम मीन्स मोर देन 90%, मे मतलब वो भी एम्प्लॉयड ही हो ना, ऐसे सोचो। हाँ जी, मैक्सिमम, मैं रीजन भी पूछूंगा, ये बोल रहे हैं आप लोगों को, मैक्सिमम, मैक्सिमम जी, मैक्सिमम, आप ये वाली कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल या मैक्सिमम में से जवाब दो, क्यों? वेरी गुड, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्यों? क्यों इन्फ्लेशन बढ़े? सिंपल यार, बात परचेजिंग पावर की नहीं है, मसला परचेजिंग पावर का नहीं है, मसला ये है, लेट्स सपोज अगर मुझे पता, मैं एक इकोनॉमिक प्रोड्यूसर हूं, लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरे पास ये बॉटल खरीदने के लिए एक जो है कस्टमर आता है। अब ये कस्टमर आती है, हिस्टोरिकली पिछले 3 साल से ऐसे हो रहा है कि ये कस्टमर आती है, मुझसे बॉटल खरीदती है, मैं 50 की बेचता हूं, ये लेते हैं जाके चले जाते हैं। अब ऐसा होने लगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हुई, इन्हें भी नौकरी मिल गई, शी वेंट अवे, शी गॉट दैट अमाउंट ऑफ मनी, शी केम बैक टू मी एंड आस्क्ड फॉर दिस बॉटल। क्या लगी डिमांड कर रही हूं मैं? मेरी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है ना, मैं तो इंक्रीज नहीं कर सकता। मैंने सोचा मैं करूं क्या, मैंने कहा यार डिमांड करने वाले हजरात हो गए 2, इसका मतलब है इकोनॉमी में 2 लोग थे, दोनों लोग एम्प्लॉय हो गए। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर दोनों लोग एम्प्लॉय हो गए, मेरी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे जो कांस्टेंट ही रहते हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जो कि 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता, दैट इज लैंड। क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं शॉर्ट टर्म में, तो मैं इसकी प्राइस बढ़ा देता हूं। मैंने कहा जिसके पास 60 रुपए वो आगे आ जाए, इनमें से फिर ये आगे आ गई क्योंकि पहले वो जॉब कर रही थी, उनके पास ज्यादा पैसे थे। मैंने कहा ये परचेज, बैठे बैठा इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लोगों के पास ज्यादा पैसा मौजूद है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मौजूद है। सवाल ये आता है, अगर हर बंदा एम्प्लॉयड होगा दुनिया के अंदर, तो अल्टीमेटली द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू अकर, और उस प्यारे से इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब। तो दुनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कंट्रोलिंग फैक्टर के साथ लेके आनी चाहिए है। अगर कंट्रोल्ड अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो मार्केट के अंदर जॉब क्रिएट नहीं होगी। वॉइस का हार्श लग रहा, मतलब मैं गुस्से वाला लग रहा हूं आपको? नहीं यार, मैं इतना हार्श, आवाज का इश्यू आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? मैं तो बड़ा पोलाइटली बात कर रहा हूं जी। बताएंगे मुझे जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी इश्यू ऑफ वॉइस? क्या इश्यू आ रहा है बताएं मुझे जरा। आपकी वॉइस अच्छी है, एक मिनट, अब बताएं, अब सही आ रही है आवाज? डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत? अच्छा एक मिनट रुके, गूंज रही है। यार आज तो मैंने खुद बैठ के इससे आवाज सही करवाने की कोशिश की है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही। अब सही है, पक्की बात है? ओके ना, चलो ये देखे ना, मैंने सही कर दिया बात, गुड यार, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले, क्या कहते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक। आप पहले ही बता दिया, अगर आवाज सही ना आ रही हो तो बता दिया, एंड यू कैन ओपन योर माइक्स एज वेल, कोई इशू नहीं है, लेकिन सवाल पूछने के लिए ओपन कीजिएगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर अ बिजनेस इज बेस्ड। हाँ जाहिर है जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर, लेकिन कंट्रोल्ड जॉब अपॉर्चुनिटी, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर अनकंट्रोलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई तो मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा,
ये जो इमरान खान का क्लेम था ना कि 50 लाख नौकरियां प्रोवाइड कर दूंगा, ये क्लेम 1 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कर दो, हाँ 50 लाख तो घर थे, सॉरी, 1 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कर दूंगा। अगर 1 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कर देता ना तो इकोनॉमिस्ट खुदकुशी कर लेते, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन आता, ये लाजमी था कि मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि 1 करोड़ नई जॉब का मतलब है 1 करोड़ लोगों के पास डिमांड आना, 1 करोड़ लोगों की बाइंग पावर बढ़ना, और 1 करोड़ लोगों को अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज के मिलने की वजह से, उनकी मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पैदा होना। क्लियर होती है बात? फिर कहता है बिजनेस ड्राइव इकोनॉमिक हेल्थ विच ट्रांसलेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द सिटीजन। जाहिर है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ने का रीजन या आप लोगों का एसी से क्वालिफाई करने की तरफ जाने का रीजन ये है कि यू वांट अ बेटर लाइफस्टाइल। इज एनीवन वर्किंग और इज एनीवन क्वालिफाइंग एसीसी जस्ट टू वर्क फॉर ईडी, चीपा और एनी अदर फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आई डोंट थिंक। मुझे याद है मैं सीए की पहली क्लास में बैठा, मेरे एक टीचर थे फहद यूनुस, पता नहीं आपने नाम सुना नहीं सुना, वेरी गुड टीचर। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा, सबसे पूछे, तो किसी ने बोला सर मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सीए पूछा, सीए क्यों करना चाहता? तो पूछा भाई, मैं बोल रहा, एक बच्चे दोस्त बोला मेरा पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं झूठ बोल रहा। दूसरे ने बोला सर आई रियली वांट टू वर्क फॉर हाउ अमेरिका हैंडल दिस, देयर इज मोर जॉब एंड लेस इन्फ्लेशन। सर अमेरिकन सोसाइटी एक डिफरेंट सोसाइटी है, डेवलपिंग को डेवलपिंग से कंपेयर करें, डेवलप्ड को डेवलप से कंपेयर करें, रिसोर्सेज का फर्क। मसला ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हमारी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, सॉरी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, अमेरिका में वो कांस्टेंट का वर्ड थोड़ी देर से आता है। यूएसए या यूके या सुपर पावर कंट्रीज के अंदर वो जो कांस्टेंट का वर्ड है ना, वो जो लैंड कांस्टेंट है, उनके यहाँ लैंड भी कांस्टेंट नहीं है। दे कैन चेंज डिमांड विद इन सेकेंड, दे कैन चेंज सप्लाई विद इन सेकेंड, दे कैन प्रोड्यूस एज मच एज दे वांट विद अ लिमिटिंग फैक्टर ऑब्वियसली, लेकिन वो जल्द से जल्द प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। उनके पास टेक बेस्ड प्रोडक्शन, हमारे पास लेबर बेस्ड प्रोडक्शन, तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर नहीं सकते। खैर मैं आपको बता रहा था, तो कि मेरे दोस्तों से पूछा, उन्होंने बोला यार ये है सर, ये मुझसे पूछा, मैंने कहा सर पैसे कमाने। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप में से कोई भी यहाँ पे एसीसी इसलिए कर रहा है कि आप जो है वो एक अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट बनेंगे, ईदी साहब के लिए काम करेंगे, जन्नत में एक अपना घर बनवाएंगे, अल्लाह ताला को खुश करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप इस काम के लिए, ठीक है वो सारे काम साथ में हो रहे हैं, बट द फैक्ट, झूठ बोल लो, बट द फैक्ट इज कि आप सब यहाँ कमाने आए। वी ऑल वांट टू हैव अ गुड हेफ्टी अमाउंट ऑफ इनकम एट द एंड ऑफ द डे, राइट? ये आपकी सोच है। आई नो एसीसी इज अर्निंग 5 लाख to 6 लाख रुपीज फ्रॉम जॉब एज वेल। मैं सच बता रहा हूं, मैं ऐसे एसीसी को जानता हूं जो 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग अ वेरी सस्टेनेबल लाइफ, और बहुत स्मार्ट बच्चे भी नहीं है वो, मतलब एक नॉर्मल एवरेज से बच्चे। तो सर आप क्यों नहीं करते? वी ऑल हैव दैट अपॉर्चुनिटी, वो चाम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक भाइयों वाला मशवरा, ठीक है हम पढ़ तो रहे हैं, एक भाइयों वाला मशवरा भी दूंगा। सर हम एसीसीएस में ना सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम एसीसीएस का सबसे बड़ा मसला है हमारी प्रेजेंटेशन। मैं लिटरली तुम्हें बताऊं, मैंने बोर्ड में, मैं अभी बोर्ड मीटिंग की बात बता, एक हफ्ता पहले मैं एक बोर्ड मीटिंग में बैठना था, मैंने अपने ट्रेन, मेरे पास 4 ट्रेनीज है जो एसीसीए के बैकग्राउंड से आया, 4 ट्रेनीज में से मैंने एक ट्रेनी को बोला, मैंने कहा सर आपने, बेटा आपने बजटिंग का पूरा फॉर्मूला लगा के एक बजटेड रिपोर्ट बनानी। उसने इतनी जबरदस्त किस्म की बजटेड रिपोर्ट बनाई, आई वॉज अमेज्ड ऑफ लेवर। और मैं जब बोर्ड मीटिंग में बैठा हूं ना, मैंने कहा बेटा अब आप प्रेजेंट कीजिएगा, लिटरली स्पीकिंग उसने किसी एमबीए को वहां से एचआर से उठाया और उसको समझाया और उसको बोला भाई साहब आप आके प्रेजेंट, और उस एमबीए ने क्या प्रेजेंट किया, मेरा दिल चाह रहा था उस एसीसी को चमाड़ मार दूंगा, इतना बड़ा बेवकूफ आदमी। ऑल द क्रेडिट वाज गिवन टू दैट एमबीए, उसे कुछ नहीं आता था, बट यार उसने जो प्रेजेंट किया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी परेशान थे, क्या बात है। लेकिन मसला ही है, हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता, हम एसीसीएस कहने को है, हमें नंबर्स के बारे में सब पता है, लेकिन आप में से कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन में करते हैं आप? किस मार्केट में करते हैं? स्टॉक और बिटकॉइन दोनों में? गुड। क्रिप्टो में? स्टॉक मार्केट में? पूरी आप देखिए इस पूरी क्लास में से 20 21 22 बच्चे जो बैठे हुए हैं मेरे सामने, उनमें से हार्डली 7 से 8% ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट जानते। बेटा आप लोग जो हो ना वो नेक्स्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो यार, एंड यू डोंट नो व्हाट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कितने इंडेक्स पे बंद होता है पता है?
कितना अपर और लोअर कैप लगता है पता है आपको? बुलिश मार्केट क्या होती है, एनएफटीज क्या होते हैं, मेटा ट्रेडिंग एप्स क्या है, ऑक्टा एफएक्स किस पे काम कर रहा है, वी डोंट नो। करते हैं अच्छी बात। सर आप एक बात, आपको पता है इवन मीम मार्केट है दुनिया के अंदर, ये जो मीम्स बनाते हैं ना आप लोग, ये तक बिकते हैं। क्या कौन सी मार्केट? हाँ तो देंगे ना आप, ठीक है। तो आप सोचें इसका, सुन ठीक है ठीक है ठीक है सही है, इसका मतलब है आप सोचे कि वी आर वेरी वेरी बिहाइंड, और अगर हमें ये चीजें आ जाए तो मुझे बताएं ये अच्छा नहीं है। मैं आपको एक आपको लगेगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में टीचिंग का सबसे बड़ा इंपैक्ट पता है क्या था? कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था बाटा कंपनी में जाके पहली मर्तबा IFRS 16 के ऊपर एक ट्रेनिंग देना, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज लाइफ चेंजर फॉर मी। सर आपको बोलने का स्किल आ जाए ना, आपको प्रेजेंटेशन आ जाए ना, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। यू विल नॉट बी रनिंग आफ्टर दीज जॉब। 9 to 5 जॉब तुम्हें 50-60 लाख, 1000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमा के देगी, वो लग्जरीज पूरी नहीं करेगी। वो लग्जरीज पूरे करने के लिए यू हैव टू रन समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सीखें, बैठे लगाएं टाइम। आप 50-50 घंटे आप फेसबुक पे गुजार रहे हैं, आप सालाना पता नहीं 1000 घंटे व्हाट्सएप पे गुजारते हैं। वाई कांट यू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट? आप अपना टाइम क्यों नहीं लगाते इन चीजों पे? आपकी जिंदगी में एसबीएल सिर्फ खत्म नहीं होगा, मतलब ये आखिरी चीज नहीं है जो आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न नाउ। एनएफटीज देखें क्या है, थोड़ी देर के लिए ना मैं जो बातें कर रहा हूँ आप भूल जाएं। हलाल हराम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट अपनी जगह, और हराम चीजों पे इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, बट इसके बारे में भी सर्च करें कि क्या हराम है क्या हलाल। हमें ये भी नहीं पता, हमने इससे सुना, इसने कहा ये तो हराम है, हलाल हराम हो गया, हराम हो गया, हराम। आपको पता है स्टॉक मार्केट में भी एक चीज है जो हराम है, T+2 का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन प्लस 2 days का कॉन्सेप्ट इज टोटली हराम, हमें नहीं पता होता। सर आप लगाएं अपना दिमाग। मुझे अल्लाह ताला इतना टाइम में बरकत दे दे कि मेरा पिछले सेशन से इरादा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट पे सेशन कराऊंगा। मैंने एक और जगह करवाया था, इट वॉज अ वेरी, और मैं सेशन में पता है क्या बताऊंगा? स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना, बस है क्या, अकाउंट कैसे खोलना, बस खत्म बात। ये पता चल गया, आगे तुम लोगों का काम है खुद ही सीख लो। कितने पैसों से अकाउंट खोलेगा ये सीखना। तो जब जेब में 50,000 रुपए की सैलरी होगी ना, तो वो बुरी लगती है जब वो 50,000 रुपए को आप मल्टीप्लाई नहीं कर। यू शुड नो हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। पाकिस्तान टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप जाके 50,000 रुपए कहां रखोगे? छतों में नहीं रखने का जमाना है यार आज। आज वो पैसे नहीं, आज इन्फ्लेशन का रेट 7.5% है, काइबोर 9.5% चल रहा है, स्प्रेड मिला के 13.5% पे सूद आपको जो है ना लोन मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। And at the end of the day, you assume that this 50,000 is going to give you a return just by keeping them in your pocket. You need to learn this investment यार। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भाई, मैं फर्म में लिटरली मैं बता रहा हूँ, हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग कंसल्टेंसी खोल के बैठे थे फेसबुक पे। आजकल के बच्चे को कोई शौक ही नहीं है इस तरह। हालांकि तुम लोगों के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, वाई कांट यू अवेल दोस अपॉर्चुनिटीज? क्यों नहीं सीखते? यूट्यूब भरा पड़ा है, जाके लोगों से पूछो, मिन्नत करो, लोगों को बताओ यार मुझे सिखा दो यार इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट सिखा दें आप, चले जाए आप लोगों से बात करें यार इस मामले में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द नीड ऑफ द डे। हम मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ, मुझे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, कॉर्पोरेट के एक हेड बात कर रहे हैं। पता क्या कहते, कहते तुम्हारे एसीसीएस को सब आता है बिलाल, क्योंकि तुम टीचर हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन यार बेकार है तुम्हारे एसीसीएस। मुंह पे बोल रहा हूँ मैं आज, आपके बुरा लगेगा शायद, अगली क्लास में बैठोगे भी नहीं तुम। मैंने कहा क्यों बेकार है? कहता प्रेजेंटेशन नहीं, यू डोंट नो हाउ टू सेट इन योर इंटरव्यू। ट्रस्ट मी, गधों की तुम लोग, माजरत के साथ। 3-4 दिन पहले इंटरव्यू ले रहा हूँ, एक चेयर रखी हुई है, उस चेयर के नीचे टायर लगे हुए। मैंने कहा प्लीज ब्रिंग दैट चेयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड सिट डाउन। बेवकूफ आदमी चेयर उठा रहे और लाके रख रहे हैं। मैंने कहा गेट आउट ऑफ दिस रूम। आप सोचो तो सही यार, मतलब आपकी इतनी सी लॉजिक नहीं चलती कि चाहे चेयर के नीचे टायर लगे हुए तो आप जरा यू कैन ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ मी। आपको ना, अब एक बच्चा आया बोल रहा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ ऐसी हालत, मतलब उसका ये है, वो अजीब स्वेटिंग हो रही है, अजीब गंदी सी हालत में। कह रहे सर बस में आया।
यार इफ यू कांट इन्वेस्ट 200 रुपीज बिफोर कमिंग इनटू योर इंटरव्यू, आप 200 रुपए करीम के अफोर्ड नहीं कर, अब बस में आना जरूरी था इंटरव्यू देने, बस में आना, वैसे तुम 6 जगह जाके खाना खा लोगे, लेकिन इंटरव्यू देने साला बस में आना, मुझे समझ नहीं आती बच्चों को आप कुछ भी कर ले, इतनी गंदी सीवी, एहसान करते नाम, 4 वर्क एक्सपीरियंस, 4 एक्सेल आता है, ऐड करना आता है, कैलकुलेटर यूज करना आता है, लैपटॉप पे लिखना आता है, अजीब पता नहीं क्या। वी डोंट वांट टू नो कि आपको वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, एक्सेल भाड़ में गया एक्सेल यार, कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन बोल रहे हैं आपको एक्सेल आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी मुबारक को 2+2 4 करना आता है तुम्हें एक्सेल की शीट के ऊपर। अरे नहीं होता रिक्वायरमेंट में यार, आजकल की रिक्वायरमेंट में ये नहीं है, मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट आने वाले बच्चे यार, मुझे चाहिए जिनको काम हो, जिनका दिमाग हो यार, दिमाग ही नहीं है भाई। एक बात है, आप लोगों के हाथ में घड़ी काटती है क्या? इंटरव्यू देने जाने घड़ी नहीं पहने, जूते साफ नहीं करके आएंगे, अजीब गंदे से लोग। सर इन चीजों पे फोकस करें, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये चीजें आपकी जो है ना वो आपको बड़ा आगे ले जाएगी। आप रोते हैं ना एसीसी को 50,000 रुपए 40,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, ये रीजन, ये रीजन। खैर मैं जज्बाती हो जाता हूँ अक्सर ऐसी बातों में, नहीं काफी है सर। एसीसी के बारे में हिंट तक नहीं दिया, विच इज रिलायबल वेबसाइट, वेयर कैन आई लर्न स्टॉक मार्केट। मैं बताऊंगा आपको 2-4 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा आपको, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की वीडियो शेयर करूंगा, देखिएगा, बड़े जबरदस्त है वो लोग। ठीक है बेटा, बिजनेस ड्राइव इकोनॉमिक हेल्थ हो गया, सक्सेस ऑफ द बिजनेस कैन ड्राइव द सक्सेस ऑफ एन एंटायर कंट्री including through contributions to the gross domestic product. A GDP of a nation affects the world standing. आज पाकिस्तान की स्टैंडिंग will only be criticized on the basis of our GDP. हमारी हमेशा क्रिटिसिज्म क्या होता था, जीडीपी नेगेटिव है। अच्छा एक बात बताओ, ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलत डिपिक्शन है जो आपको शो की जा रही है। जीडीपी का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, इनमें से कोई चीज नहीं बढ़ रही, कम पता है क्या हो रहा है, इंपोर्ट। गाड़ियां बंद कर दी, गाड़ियां बंद कर दी है पाकिस्तान में, इसका मतलब है गाड़ियां बंद करने की वजह से पाकिस्तान में इंपोर्ट रुक गया। जब तेरे पैसे बाहर नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीडीपी तो सस्टेन होगा। इसका मतलब है आपने जो पॉजिटिव साइड है उसे नहीं उठाया, आपने नेगेटिव साइड को गिरा दिया। वो कहते हैं ना सिगरेट की कंजम्पशन कम कर दो तो हेल्थी लोग होंगे, अबे नहीं भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर्स की तादाद बढ़ा दो ताकि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आए? आप कहते हो सिगरेट पीने वालों को बंद कर दो ताकि दुनिया में लोग हेल्दी हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि व्हाई कांट बी इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स? आप क्या करते हो, आप इंपोर्टेड आइटम को बंद करते हो। पाकिस्तान में इंपोर्टेड आइटम बंद हुए, कार मैन्युफैक्चरर्स ने हॉर्स चढ़ा लिया, 63 लाख रुपए की सिविक दे रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, बगैर बेवकूफ बना रहे। आप सोचे यार 63 लाख रुपए की सिविक है, कैन यू इवन इमेजिन? गुस्सा आ रहा है यार, ऊपर से एसी भी सही नहीं चल रहा आज। भाई वाले की बात नहीं है, 1 ईयर डिलीवरी टाइम ऑफ रीबो। और रीबो, मुझे किसी ने बताया रीबो खरीदने के लिए आपका इंटरव्यू होगा, क्या आप इस औकात में भी रखते हैं कि आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं? मैं अभी गया रिसेंटली एक गाड़ी बुक करने, वो मुझे आगे से जवाब क्या दे रहा है, साल की डिलीवरी है भाई, 6 महीने से पहले नहीं मिलेगी। और मैंने कहा भाई गाड़ी खरीद रहा हूँ, ऐसा क्या चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया मैं तुम्हारे, खुद सोच यार, अल्लाह माफ। ठीक है आगे बढ़ो। तो सक्सेस ऑफ द बिजनेस एक जीडीपी पे डिपेंडेंट होता है। प्रॉफिट इज द रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर ऑल कॉस्ट आर पेड। प्रॉफिट वो रेवेन्यू है कि जब आप सारी कॉस्ट पे कर देते हो तो वो आपके पास बचता। अब ये सारी चीजें आपको पता ही होंगे, जरा जल्दी क्विकली हम इसको गो थ्रू करते हैं। रेवेन्यू द मनी ऑफ द कंपनी रिसीव by providing services or selling goods to the consumers. Cost, expenses, for example, rent, supplies, transportation, many other companies that a company incurs from creating and selling goods and services. अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट है, ये बात आपको पता ही है। रेवेन्यू कम है तो लॉस। अच्छा मैं तुम्हें फिर बता दूं, ये इतना बेसिक चैप्टर है, ये है आपकी बुक, लेकिन इतना बेसिक चैप्टर है कि आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई सवाल और होता भी नहीं।
लेकिन इसके हवाले से थोड़ा सा रिवीजन करना बनता है। क्लियर है बात? तो इसको आप एज अ फुल फ्लेज चैप्टर नहीं कंसिडर कीजिएगा, बट जस्ट रीड इट वंस एंड कीप इट ऑन दी साइड ऑफ योर शेल्फ। क्लियर है? क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको भी पता है। अच्छा, दो फर्क है, दो फर्क, बल्कि इनफैक्ट मैं दो सवाल आपसे पूछता हूं। डू यू नो व्हाट पब्लिक सेक्टर कंपनी है? देखिए गलती आ गई, यही रीजन है मैं इसको पढ़ा रहा हूं। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है जी? पब्लिक लिखा है, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड में कोई फर्क है? जी, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड होती है और पब्लिक लिमिटेड, तो इसका मतलब है क्या मैं ये कह सकता हूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है? हाँ या ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं फिर अपने सवाल को रिपीट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में होती है, ये बात आप बिलीव करें। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर अपना पैसा लगाता है, इसका मतलब है प्राइवेट इंडिविजुअल पैसा लगाता है। ये बात क्लियर होती है? अब मैं कंफ्यूजिंग सवाल पूछ रहा हूं, क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी में पब्लिक लिमिटेड आती है? जवाब है नहीं। पब्लिक सेक्टर एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में है। एग्जाम्पल, टैक्स अथॉरिटीज, सिविल हॉस्पिटल, सुई गैस कंपनी, ये स्कूल्स, ये वो तमाम सेक्टर है, ये वो तमाम कंपनीज है जो आपके पास पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लेकिन वो कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड है उसमें शेयर होल्डर का पैसा लगा है, दे आर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, दे आर नॉट पब्लिक सेक्टर कंपनी, दे आर जस्ट दी प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अब सवाल ये आता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर कंपनी होता है जिसमें प्राइवेट लोगों का पैसा या इन्वेस्टमेंट लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ सोल ट्रेडर, अ पार्टनरशिप और एनी सच फॉर्म। अब मेरा एक और सवाल, सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? नहीं 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 नहीं, नॉन प्रॉफिट क्या नहीं होता? वाह, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ टाइप होती है, इसका मतलब नॉन गवर्नमेंटल टाइप होती है। एक मिनट ना, इनका सवाल तो सही कर लूं, इनका पूरा किबला टेरा हुआ है। मैंने कहा क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में फर्क है? तो इन्होंने कहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ टाइप होती है। तो मेरे ख्याल में तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब आपने कहा कि नॉन प्रॉफिट एक एनजीओ है। नहीं, आप कंफ्यूज हो गए। आगे जी, नॉन गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट का पैसा है। अब आपको समझ आई बेसिक चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका तिया पाचा एक हुआ है। आप छोड़ दें, सुने सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट सेक्टर, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है, इट इज सच अ टाइप ऑफ कंपनी विच इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट to provide philanthropist viewpoint to the overall economic people। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहता हूं कि सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिविल हॉस्पिटल एक एनपीओ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिविल हॉस्पिटल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्राइवेट आदमी फिलैंथ्रोपिस्ट व्यू पॉइंट पूरा कर रहा है, नॉन गवर्नमेंटल एज
गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कुछ कर रहे हैं? अच्छा ठीक है ओके, ठीक है क्लियर होती है बात, समझ आती है बेटा? मैं उठता हूं तो वॉइस बंद हो जाती है। मैं कल ना इस आईटी वाले को बताता हूं दोबारा, कहिए मैं उठूंगा ही नहीं अब, बस अब इधर सुने प्लीज, फोकस करें प्लीज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज वन which is not driven by profit but by dedication to a given cause that is the target of all income beyond what it takes to run an organization. Non-profit organizations are often used for trust, cooperatives, advocacy, charity. आपको पता है पाकिस्तान में अगर आपके ऊपर केस हो जाए तो आप एक प्राइवेट लॉयर हायर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप एक पब्लिक लॉयर भी हायर कर सकते हैं। उस पब्लिक लॉयर की फीस 100 रुपए से लेके 10,000 तक, उसकी फीस गवर्नमेंट पे करती है। काम तो वो भी वही काम करता है जो लाख रुपए वाला कर रहा है। जैसे वो एक बड़ा जो है ना, एक, नहीं वो तारीख वाला नहीं, एक बड़ा जबरदस्त वीडियो बनी हुई थी, मैंने देखा। उसने कहा कि यार आप, मेरे भाई ने कत्ल कर दिया है तो आप बताएं कि क्या चार्जेस देंगे। एक प्राइवेट लॉयर तो बोला लाख रुपए। दूसरे के पास गया, उसने कहा भाई मैं पब्लिक सेक्टर लॉयर हूं, मैं लूंगा 5,000 रुपए। उसने कहा तुम तो बेकार हो। लाख रुपए वाले के पास चला गया, वो रोता हुआ प्राइवेट वाले उसके पास जा रहा है, बोले यार ये मेरा भाई मर गया, फांसी हो गई। तो बोले क्या हुआ? मैं फांसी हो गई। बोले यही काम मैं 5,000 में करवा देता। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का यही हाल है। ये वाकई ही ऐसा है कि हम पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब पब्लिक सेक्टर का बहुत ही बुरा हाल है। मतलब आपने ऐसे किसी का सिविल हॉस्पिटल का जाना या किसी का सिविल हॉस्पिटल का खुदा ना खास्ता कोई एक्सपीरियंस रहा है? सर मेरे एक दोस्त है, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने लास्ट नंबर मेरा डायल किया हुआ था, उनकी मेरे किसी नंबर से मेरे पास कॉल आई, बोला यार आप फॉरेन सिविल हॉस्पिटल है। मैं पहुंचा तो नर्स ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं आधे घंटे से ये ड्रिप सेट ऐसे पकड़ के बैठी हूँ, आधे जल्दी से ये ड्रिप सेट पकड़ो। गजीब बेवकूफ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैंने कहा बहन ये ड्रिप सेट पकड़ने के लिए ड्रिप स्टैंड होता है। कहते यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ पे ऐसे ही ड्रिप सेट। अब मैं 1 घंटे तक उसकी ड्रिप सेट पकड़ के बैठा हूँ, और सोचे आप सिविल हॉस्पिटल का। उस 1 घंटे बाद उसके घर वाले आए, तो मैंने कहा, उसके पापा को बोला मैंने ये पकड़े हैं। अजीब दोस्त। और फिर मैं ऐसे ही रह 1 घंटे तक। लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें निकाली हुई थी कि हॉस्पिटल के बाहर लाके जो दरख्त की टहनी है ना उस पर लगा दिया करते थे। आप सोचे यार क्या हाल है हमारे इकोनॉमिक। सवाब मिला है बेटा, खैर उसके बाद मैंने दोस्ती तोड़ दी, नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसका। हाँ सुने, like therefore profit counterpart, these groups set goals and require resources to meet these goals. However, their goals are not focused on profit. For example, a non-profit organization goal might be feeding the poor. आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो ऐसी नॉन प्रॉफिट इदारे पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स को ऑपरेट करवाना शुरू कर दे। जलजला आया था, फ्लड आया था, जब जब आता है इस तरह के मामला पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं। लेकिन यार देखो वही बात है, जैसे एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है ना, एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जितना फोकस होता है, इसी तरह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी फिलैंथ्रोपिस्ट व्यू पॉइंट पे बड़ा फोकस है। आपका ईदी साहब पे भरोसा है? मेरा तो एटलीस्ट मैं तो बहुत करता हूं। इनफैक्ट मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पे एक बहुत बेहतरीन मस्जिद है, बैतुल सलाम के नाम से आपने सुना होगा। बैतुल सलाम जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रही है, ठीक है। और वो मार्केट के अंदर एक, एटलीस्ट मेरे एरिया में तो उसने बहुत अच्छा जो है वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट व्यू पॉइंट को ऑपरेट किया। लेकिन द फैक्ट है प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना जल्दी और इतना मैसिवली ऑपरेट करता है, और हम हर चीज को सॉल्यूशन प्राइवेट सेक्टर क्यों देते हैं? मतलब यहाँ पे पीआईए तबाह हो रहा था, प्राइवेट कर दो। स्टील मिल, मैं स्टील सेक्टर से ताल्लुक रखता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी कंपनी की कैपेसिटी इज 30% ऑफ द कैपेसिटी व्हाट स्टील मिल कैन प्रोड्यूस। 30% कैपेसिटी है हमारे पास जितना स्टील मिल प्रोड्यूस कर सकते। एशिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
और आपको पता वहां क्या हो रहा है सब? फाद मुस्तफा की मूवी की रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पे, फाद मुस्तफा की मूवी की शूटिंग हो रही है सर कुछ नहीं बना रहे, नो बिलेट्स आर बीइंग प्रोड्यूस। बेटा मेरी नौकरी सिक्योर है, आप परेशान नहीं हो, आप अपनी नौकरी के बारे में सोचें। कहिए क्लियर होती है बात? अच्छा फिर क्या कहता है? कहता है however the goal are not focused on profit. For example, a non-profit organization's goal might be feeding the poor, preserving the environment and advocating for the right of some underprivileged community. सर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की मदद करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा अब जैसे ये ना ईदी गलत आ गया, ये ईदी यहाँ नहीं है, अंसार बंडी ट्रस्ट यानी ये एनजीओ में, ये गलती से यहाँ पे आ गया, आप इसको कट कर, ये यहाँ नहीं, यहाँ सिविल हॉस्पिटल वगैरह मौजूद है। पर्पस ऑफ द बिजनेस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस पे सवाल आ सकता है, इसके ऊपर चीजें पूछी जा सकती है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में ना उसने पता है क्या कहा, उसने कहा बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, जरा सुने। उसने कहा आप एक कंपनी के कंसल्टेंट हैं और आपने कंपनी को एडवाइस देनी है कि हाउ टू रीड्राफ्ट मिशन स्टेटमेंट। बड़ा मुश्किल सवाल था। उसने एक मिशन स्टेटमेंट बनाई और वो मिशन स्टेटमेंट गलत मिशन प्रेजेंट कर रही। उसने कहा आप कंपनी की मिशन स्टेटमेंट को बेहतर करें, आप कंपनी की मिशन स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश करें। एंड दिस वाज समथिंग व्हिच नीड टू बी वेरी मच कंसल्टेड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस मिशन स्टेटमेंट। तो आप ये ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं लास्ट अटेम्प्ट में इस तरह का एक पार्ट आ चुका है। क्या कहता है? The primary purpose of a business is to maximize the profit for its owner or stakeholder while maintaining corporate social responsibility. आप CSR को मेंटेन करते हुए आप कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम, आप कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट को अटेन कर सकें। As part of a strategic review, management should always reconsider the purpose of an entity that they manage. What what it is trying to achieve in the strategic planning process. Sorry. Goals, objective and strategies should be decided with the aim of fulfilling the entity's purpose. A business entity should have a hierarchy of aim and plans. A useful way of presenting this is shown below. एक बड़ा जबरदस्त तरीका क्या है? Vision, mission, values, strategic objectives, scope, competitive advantage. आपको पता है what is the difference between all these? Can anyone explain rather before going into details of what vision, mission and other formats are? जी क्या? अच्छा चलिए छोड़ो ये बात, पता है विजन और मिशन में क्या फर्क? जी कमाई तो अच्छा नहीं है इसके ऊपर। हाँ ठीक है दोनों एक ही बात लग रही है बहन। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर मैं विजन की बात करूं तो विजन इज समथिंग दैट गोज आउट ऑफ द बॉक्स या समथिंग दैट इज मोर देन व्हाट वी आर थिंकिंग टू डू। ठीक है ठीक, वो विद इन द जॉब डिस्क्रिप्शन है। एंटरटेन करें, ठीक है गुड। और कोई है क्या? सुने 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 और कोई
अच्छा चलो फिर एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय विजन, मिशन एंड गोल्स? कह रहा गोल तो फुटबॉल में होता है, तो फिर विजन किस में होता है? सर जैसे कि अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मतलब मेरा गोल सुने सुने, हाँ मेरा गोल था कि मुझे एसी से क्वालिफाई करना है, तो ये गोल है मतलब लॉन्ग रन, और ये मतलब जैसे मेरा है, अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी परस्पेक्टिव से बना सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का गोल नहीं हो, हो सकता है कंपनी गोल नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? जी मेरा गोल भाई बताएं। हाँ भाई, अच्छा सुने सुने सुने, ठीक है, गुड। देखो मजा तब आता है जब आप सब कंट्रीब्यूट करते हैं, इट्स नॉट समथिंग कि आपने सही बोलना होता तो यहाँ बैठते ही नहीं, ठीक है। हाँ हाँ सुने सुनिए, आप तीनों का ना मुझे अलग बिठाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अब सुन ले, सिनेरियो ऐसा है कि विजन, गोल, मिशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ये बहुत सारी बात है, लेकिन इन बात पे आने से पहले मैं आपकी बात से कंटिन्यू करता हूँ। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। आप में से कोई बिल्कुल एक्सट्रीम फेमिनिज्म वाले तो नहीं है ना? एक्सट्रीम फेमिनिज्म, अब देखो ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। सो एक्सट्रीम फेमिनिज्म मतलब आई बिलीव ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन, वो एक अलग बात है, बट एक्सट्रीम फेमिनिज्म वाला तो कोई नहीं है ना। रिस्पेक्ट, मैं आई एग्री टू एवरी पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग। मुझे डर लगता है बात करने से पहले इस तरह की, ठीक है। मैं एक मर्तबा एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा था, आई नीडेड 4 मेल स्टूडेंट्स टू यू नो टू गो फॉर अ स्पेसिफिक असाइनमेंट बेस्ड जॉब। 6 महीने की एक असाइनमेंट थी। मुझे याद आता है कि मैंने एक अखबार के अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि मुझे 4 मेल कैंडिडेट चाहिए, पर उनको 6 महीने का स्टाइपेंड 60,000 मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लीडिंग टू जॉब भी हो सकता है। अच्छा, असाइनमेंट कुछ ऐसा था कि फीमेल नहीं कर सकते। उसका रीजन यह था कि वो ऑयल टैंक में जाना था, कुछ इस तरह ऑयल की मेजरमेंट करनी थी, एसिडिक एरियाज में जाना था, कुछ मशीन फैक्ट्री एरियाज में। तो आई बिलीव कि वो नहीं, मैं बिल्कुल आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई मैं सुन, मेरी बात कंप्लीट होने दे, मुझे हर जगह से बच के चलना है, रुक जा। तो मैं कैपेबिलिटीज पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया, मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में चलवाया। नेक्स्ट डे मैंने केम, अच्छा कंपनीज के पास ना नॉर्मली 2-4 लोगों का धरना चलता रहता है, इट्स ओके, मतलब ये होता है, फैक्ट्रीज है ना कुछ लोग नाराज रहते हैं। व्हेन नेक्स्ट डे व्हेन आई केम देयर वर 2 to 3 फीमेल विद सम प्ले कार्ड्स बैठे हुए थे, मैं अंदर पूछा भी नहीं। अगले दिन मैं आया तो वो 10 हो गए, ठीक है। आज तो उसने बोला सर को धरना चले, छोड़े ना, ऐसा नहीं बोला मैंने, चुप हो जाओ। फिर उससे अगले दिन मैं आया ना, तो वो 25 फीमेल और 4-5 मेल तुम्हारे जैसे भी आ गए। अब जब ये हुआ ना मामला, तो अब मुझे थोड़ा सा इशू लगने लगा। अब मुझे मेरे बॉस ने बोला, भाई क्या किया तुम? मैंने क्या किया? कह लगा यार ये आपने एक एडवर्टाइजमेंट दी है। मैंने बिल्कुल दिया सर। कह लगा ये क्या किया आपने इसमें? वो बाहर धरना शुरू हो गए, मीडिया वीडिया आना शुरू हो गए, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो मैंने ऑफिशियली बात एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं अपने इस बात को वापस लेता हूं, और मैंने लिखा वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फर्म, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई रिसीव्ड 20-25 CVs इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, एंड देन आई हायर्ड 4 कॉम्पिटेंट मेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो मैंने लेकिन मैंने चेंज नहीं, इट वाज समथिंग कर ही नहीं सकते। आई नो द जॉब डिस्क्रिप्शन, वो पॉसिबल ही नहीं था। तू कर ले जाके यार। तो देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन अब मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूं वो सुन। विजन क्या होता है? विजन, मिशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट भी कहते हैं इसको, वैल्यू, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छा, कुछ चीजें तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ चीजें इन्होंने बिल्कुल सही समझाई। अब मैं कुछ बात समझाता हूं, आई होप सो समझ आई। विजन क्या है? विजन स्टेटमेंट हैज मोर टू डू विद फ्यूचर, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, एंड रियली डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स और होप टू बी इन द फ्यूचर। एक इदारे का अगले 5 साल में क्या विजन है? आप लोगों को आपका अगले 5 साल में क्या विजन बताएं? जॉब करना, हेड ऑफ, माशाल्लाह,
मैं अभी तक नहीं बना, पता है, अगले 2 महीने में इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, तो कनाडा की पीआर लेनी है, ठीक है। और कोई? इंशाल्लाह। और कोई? बस आपका कोई, आप लोग इस दुनिया में बस चल रहे हैं, वो इसी जहां बात पे बिलीव करते हैं, जॉब मिल जाएगी अल्टीमेटली, क्या इतना दूर का सोचना ही नहीं चाहिए, है ना? बेवकूफ लोग। सुने, मैं आपको इससे भी एक स्टोरी सुनाता हूँ, जरा इधर देखें प्लीज। वीडियो में बैठ के आइडिया शेयर करने हैं, माशाल्लाह। सॉरी, बीओटी में बैठ के आइडिया शेयर करना। सर मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, 50 साल की बात नहीं कर रहा। कि आपकी होप्स हमेशा हाई, मुश्किल नहीं है, गुमान शुड ऑलवेज बी गुड। बेटा वो तुम बैठे होगे ना बारिश से बाद। अब सुने, देखिए, अब मुझे याद है मैं 2 फॉर्म का इंटरव्यू दे रहा था। एक फॉर्म में मेरा आ चुका था, ईवाई से मेरा हो चुका था, फिर उसके बाद मेरी एक और फॉर्म में तो मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, जब आपका एक जगह हो चुका होता है ना, बेहतर जगह हो चुका, तो दूसरी जगह पे आप जरा कॉन्फिडेंटली जाते हैं। एंड आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मैंने गलती की नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज खैर वो जिस मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी बन गया, लेकिन फिर भी वो मुझे हर दफा ये बात याद दिलाता। तो आई वेंट ओवर देयर एंड ही सेड, बिलाल साहब व्हाट इज योर विजन आफ्टर 5 इयर्स? तो मैंने कहा आपकी कुर्सी पे बैठूंगा 5 साल का। अच्छा, अब एक नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा? गेट लॉस। ऐसा होना चाहिए ना यार, उस बंदे ने नहीं बोला, उस बंदे नहीं, बाहर निकल जाओ भी नहीं बोला। उस बंदे ने मुझे पता है क्या जवाब दिया? कहते बहुत छोटा विजन है तुम्हारा। मैं कहा यार मतलब मैं तुम्हारी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ, तुम बोल रहे बहुत छोटा विजन। मतलब दिल में मैंने ऐसा सोचा। उसने कहा यू शुड थिंक कि अगले 5 साल में ये कंपनी मेरी होगी। मुझे समझ आ गई, ये तो खुद बॉस की कुर्सी। मतलब उसने लिटरली मुझे कहा कि वाकई आपका बहुत छोटा विजन। सर आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगले 5 साल में मैं इन कॉम्पिटिशन विद योर कंपनी खड़ा हुआ हूं? मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज माय एवरेज एज राइट नाउ? काश अगर एसीसीए के एसबीएल के मार्क्स मेरे हाथ में होते तो मैं तुझे 100 में से 100 देता। बहरहाल नहीं, बिल्कुल सही एज इन्होंने गेस की है माशाल्लाह से। आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। लेकिन देखिए एक बात, ओके ठीक है सुन ले। नहीं वैसे आपको क्या लगता है, क्या एवरेज एज होगी? 37, 27, 27। पहली बार मुझे इतना अच्छा लगता। 32 वाला कौन है? तूने अपने आप को देखा कभी शीशे में? यकीन माने, मतलब अब फिरौन के आने की उम्र हो चुकी है, तेरी जाने की उम्र हो चुकी है। याजूज माजूज की कौम का लगता है तू। 36 तू होगा, 36 का। हाँ ये नहीं, लेकिन मैं 17 का हूँ ना। अब सुने आप बात। अच्छा सुने ना, सुने सुने। सर व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं इस एज में एक कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन, एक टीचिंग में एक अच्छा मकाम, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बीइंग एन अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता हूँ, तो व्हाई नॉट यू गाइस? छोड़ ना मेरी एज, तुझसे 2 साल छोटा ही, ये बात नहीं बताऊंगा सर। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हम अल्टीमेटली हमारा विजन जो होता है ना, वो हमारी सोच के हिसाब से। व्हाट इज आवर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच? हम फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहते हैं, दैट इज द विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट बेसिकली आपको यह बताती है कि आप फ्यूचर में कहां स्टैंड करेंगे। और विजन स्टेटमेंट बहुत बहुत दूर की नहीं होती, 10, 12, 15 साल बस। 10, 12, 15 साल, नॉट मोर देन दैट। आप अगले 15 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए, जो बच्चा ये सोचता है ना कि मैं अगले 15 साल में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पे बैठाऊंगा, बेवकूफ बना रहे हो खुद को। अगले 15 साल में आपका बिजनेस होना चाहिए। अगले 10, 12 साल में आपको, और हर बच्चे में कैपेबिलिटी है। आप अगर यहां तक पहुंचे हैं ना, अल्लाह ताला ने अगर आपको यहां तक की अपॉर्चुनिटी दी है, तो बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटी भी दी है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं उमेर की एग्जांपल दे रहा हूं। उमेर
मैं आपकी गेमिंग इंडस्ट्री की एग्जाम, आप खेलते हैं अभी भी? ही इज अ नेशनल प्लेयर है या इंटरनेशनल पे पहुंच गया वो? ही इज एन इंटरनेशनल प्लेयर राइट नाउ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसकी इनकम भी पता है। ही इज अर्निंग मोर देन 100,000। मैं बता रहा हूं तुम्हारी मुंह पे, मोर देन 100,000। ये एक ऐसा आदमी है जो आपकी फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त। ये गेमिंग इंडस्ट्री में बैठा हुआ है और ये मोर देन 100,000 अर्न कर रहा है इस वक्त। एंड आई रियली एडमायर हिज एक्ट ऑफ अर्निंग इनटू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये इसका विजन, ये कुछ सोच के बैठा, इसमें कुछ करना है मां, जो कि लोग कन्वेंशनली नहीं करते। लोग इसे बुरा समझते हो या अच्छा समझते हो, वो एक अलग बात है, बट लोग नहीं करते इसका। इसका मतलब है विजन इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। विजन इज समथिंग दैट यू कैन सी आफ्टर 5 years, which seems to be not to be achievable right now. मेरे एक दोस्त थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए जल्दी, छोटी सी उम्र में। मुझे उन्होंने वो एक छोटा सा वाक्य बता रहे, कह रहे पिकेक में मैं गया, पिकेक का पता है आपको नाम? पिकेक में गए, एक कंपनी है, वहां पे गए, वहां पे एडमिन ने बोला जी किस लिए आए? उन्होंने बोला इंटरव्यू है मेरा। उन्होंने बैठ गया इधर, अभी सर आएंगे तो आपका इंटरव्यू ले लें। थोड़ी देर गुजरी, उसने कहा मैडम मेरा इंटरव्यू है। तो मैं बैठ गया ना, आ रहे हैं ना सर, आएंगे तो इंटरव्यू लेंगे, अभी आप बैठे, अभी टाइम लगेगा। तो उसने थोड़ी देर बाद पूछा, मैं उसने एक बंदा आया, कहता है यार वो सीएफओ के लिए फला फला बंदा अहमद आएगा, आप भेज दीजिएगा। तो उसने बोला सर मैं ही अहमद हूँ। ही वॉज 23 years of age and was about to become the CFO of Pickwick company. सर तो एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। एसी से क्वालिफिकेशन के बाद आपने बहुत कुछ अचीव करना है। योर विजन शुड बी वे फॉरवर्ड। आपने बहुत कुछ अचीव करना है। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे मौजूद है, एसी से एक छोटा सा पार्ट है। ये क्वालिफिकेशन को जितना लिंगर अराउंड करोगे ना, उतनी जिंदगी खराब कर रहे हो आप। जितने ज्यादा अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हैं ना आप लोग। कल मुझे बड़ा एक, मैं आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी कि कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं सर लास्ट अटेम्प्ट दिल नहीं कर रहा था देने का, मूड नहीं हुआ देने को। अजीब यार, हाउ द हेल कैन यू वेस्ट योर अटेम्प्ट? आपको कोई अटेम्प्ट जाया करने की इजाजत नहीं है। बस आपको क्या पता कौन सा पेपर आपको 3 मरतबा रुला दे, तो उसका मतलब आप अपनी मर्जी से अटेम्प्ट जाया करना शुरू कर देंगे। सर बिजी था, क्या बिजी कर, ऐसा क्या काम कर लिया आपने भाई? आप पहाड़ चढ़ते हैं जो आप बिजी थे? अल्लाह का खौफ करें, कोई अटेम्प्ट जाया नहीं करनी, कोई ब्रेक नहीं ले सकते आप यार। छोटे छोटे बच्चे आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, आईबीए वाले, लम्स वाले, ये आप यूनिवर्सिटीज के बच्चे उठा लें, दे आर गोइंग टू कम्पीट यू इन द मार्केट। मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है। आप जाके देखिए इंटरव्यू के पैनल में, जब मैंने 93 इंटरव्यूज लिए थे और मुझे सिर्फ 4 से 5 बच्चों को हायर करना था उस जमाने पे, एंड आउट ऑफ देम 60% वर एसीसीएस। 93 में से 5 बच्चे, कैन यू इवन इमेजिन उन 5 बच्चों की क्वालिटी क्या होगी? यार आपके पास बहुत कुछ है अभी अचीव करने को, अभी तो कुछ भी नहीं शुरू हुआ। क्वालिफिकेशन मुश्किल लगती है, वेट फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर योर बॉस। लगता है ना मुश्किल, यार टीचर कितना अजीब सा है, पढ़ाता रहता है, डांटता है। वेट फॉर योर बॉस, वेट फॉर दो जॉब अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट टू नो कि सर मार्केट कितनी सैचुरेट हुई है, कॉम्पिटिशन इंटेंस है बॉस। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस मार्केट से उठ के आता हूँ। जब मैं शाम को इस एरिया में एंटर होता हूँ ना, इस इंस्टीट्यूट में एंटर होता हूँ, तो मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चों से बात करूं कि मत करो ऐसा, मार्केट में सिर्फ एसीसी नहीं चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर ओबीयू? ओबीयू नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई? ठीक, देंगे तो सही ना। मतलब कितने ऐसे हैं जिनका दिल ही नहीं है, ओबीयू की क्या जरूरत है, घटिया क्वालिफिकेशन, कितने ऐसे? आई होप सो ऐसा कोई नहीं, और अगर ऐसा कोई दिल में सोच भी रहा है तो आपको नहीं बता रहा, तो मात्र ऐसा नहीं कीजिएगा। यू आर नोवेयर इफ यू ओनली हैव एन एसीसी क्वालिफिकेशन। मैं ट्रस्ट में मैं सच बता रहा हूँ, एसीसी के बाद दुनिया बहुत बड़ी मौजूद है। आप आईसीडब्ल्यू की तरफ जा सकते हैं, आप जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं, आप जाएंगे, आप लम्स या आईबीए से एमबीए करेंगे, सीएफए भी मौजूद है। एसीसी स्टैंड अलोन क्वालिफिकेशन मुझे तो अट्रैक्ट नहीं करती, बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ, मैं तो नहीं लूंगा। क्या फायदा यार, तेरा पेपर पास वाला बच्चा भी कोई बच्चा मार्केट में लम्स और आईबीए कंपीट कर जाता। खैर
This is more of an inspirational and motivational statement. That is meant to drive employees and also clearly demonstrate an organization goal to stakeholder. Year आ रहा है उसमें? आगे तुम चुप रहो और सुनो. Customers, investors, etc. A well-written vision statement should be short, simple, and specific to the business and leaves nothing open to misinterpretation. For example, Habib Bank mission statement, enabling people to advance with confidence and success. Do you feel that it's a good mission statement? Nestle की mission statement पता है क्या है? Creating vitality to life. देखो, mission vision statement ना एक gigantic viewpoint होता है, एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट होता है, एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट होता है. विजन स्टेटमेंट आपको बता देता है कि कंपनी का मेन स्ट्रेटेजिक गोल है क्या, व्हाट इज द कंपनी एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर. इसका कोई ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं होगा कि मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, मैं लोगों को ज्यादा सेल करूंगा, नहीं. इसका ताल्लुक होगा इमोशनल और मोटिवेशनल इंपैक्ट के साथ, इसका ताल्लुक होगा मोटिवेशन के साथ, इसका ताल्लुक होगा इमोशंस के साथ, इसका ताल्लुक होगा इंटेलेक्ट के साथ. एंड ऑल्सो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. शेयर होल्डर को नहीं, स्टेक होल्डर को नहीं. मिशन स्टेटमेंट, अच्छा विजन स्टेटमेंट के बाद आता है हमारे पास मिशन. समझ आई विजन की बात, समझ आई सबको? लेट्स लुक एट मिशन स्टेटमेंट. क्या कहते हैं? A mission statement is the purpose of an organization and the reasons for its existence. ये बताता है कि मेरा पर्पस है क्या, मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूं, Why am I working in this world? मेरा जीने का मकसद है क्या, मैं क्यों इस दुनिया में ऑपरेट कर रहा हूं. मैं इस दुनिया में ऑपरेट कर रहा हूं कमाने के लिए, कमर्शियल व्यू पॉइंट. लेकिन कमर्शियल व्यू पॉइंट के साथ मेरा साथ साथ नॉन कमर्शियल व्यू पॉइंट भी लेके चलो, कुछ CSR एक्टिविटीज भी परफॉर्म करो. क्या कहते हैं, सुनो. मेनी एंटिटीज गिव अ फॉर्मल एक्सप्रेशन to their mission in a mission statement. A mission statement defines what an organization is, why it exists, its reasons for being. A mission statement should be clear and short stated. The key questions to answer in a mission statement are, what is our business? हमारा business है क्या? What is our business? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, रीजन बताओ, ये वो नहीं है मिशन स्टेटमेंट. What is our value to the customers? हमारी कस्टमर के लिए क्या हैसियत है. सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. बॉडी शॉप का नाम सुना है? बॉडी शॉप का सबसे बड़ा क्लेम पता है क्या है? कि वो कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल, कोई एनिमल हार्म नहीं करता. उनकी बैकवर्ड सप्लाई चेन और फॉरवर्ड सप्लाई चेन में मिनिमल पोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स इस दुनिया में ऑपरेट की जाती है. उनका जो मटेरियल है, उनका जो गोडाउन्स है, उनकी जो प्रोक्योरमेंट है, उनका जो प्रोसेसेस है, उन तमाम चीजों में पोल्यूशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए. इनफैक्ट मैं तुम्हें सबसे अच्छी बात बताता हूँ. नेस्ले कंपनी के फ्रूटा वाइटल जूस को देखा आपने? क्या चेंज किया उन्होंने? स्ट्रॉ चेंज किया है. मैं आपको बताऊं, हम तो खैर डेवलपिंग कंट्री है ना, हम तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं. द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज नेस्ले के सीईओ ने एक बात कही रिसेंटली इंटरव्यू में, कहा वी लॉस्ट 12.6% ऑफ आवर सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्लाइट चेंज. क्या आपको टेस्ट में फर्क नजर आता है? यार है यार, थोड़ा सा तो चेंज हो गया, इसकी वजह मजा नहीं आया, वो और मजा नहीं आया, है कि नहीं? हम डेवलपिंग कंट्री, हम सब एक्सेप्ट करते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता. बट स्टिल, क्योंकि जो लोग काफी पर्टिनेंट अबाउट दिस टेस्ट, तो मेरे ख्याल में उनको ये फील होता होगा, तभी 12.9% इज अ ह्यूज रेवेन्यू. बट नेस्ले कंपनी की दूसरी स्टेटमेंट, आवर मिशन इज टू प्रोवाइड वाइटैलिटी. हम लोगों को जो है ना, उनके इस लॉस से कुछ नहीं होता, हम लॉस सस्टेन कर जाएंगे. लेकिन द बेस्ट पार्ट है, जिस वक्त सीईओ ने ये स्टेटमेंट कही है ना, उसके 3 महीने के अंदर नेस्ले कंपनी को $28.6 बिलियन का डोनेशन है. कैन यू इवन इमेजिन नेस्ले कंपनी को डोनेशन आती हो? नेस्ले कंपनी को वर्ल्ड की बड़े बड़े
इदारे जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एलिमिनेट करने में लगे हुए 28.6। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो जो 12.9% का रेवेन्यू लॉस था वो पता है कितना था? 7.6 बिलियन डॉलर। और पैसा कितना आया? 28.6 बिलियन डॉलर की इसके पास डोनेशन। मैं नेस्ले वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 7.6 बिलियन डॉलर का लॉस करो, भाड़ में गया लॉस। 28 बिलियन डॉलर का आप डोनेशन उठा लो, मजे आपके। सर स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, आपका मार्केट में नाम भी अच्छा हो गया, आपको लोग अच्छा अच्छा समझते भी हैं। हाँ ऑब्वियसली इट इज अ प्री डिटरमाइंड प्लान टू बूस्ट सेल्स, लेकिन अब नेस्ले कंपनी रिवर्ट बैक नहीं कर सकती। नेस्ले कंपनी कैन नॉट रिवर्ट बैक। ये तो वन ऑफ पेमेंट है ना यार जो आई है। ये तो लॉसेस तो हर साल आएंगे यार, लॉसेस तो सस्टेन। हाँ अब सबसे बड़ी बात है, अब ये पेपर स्ट्रॉ का टेस्ट डेवलप कर लिया नेस्ले कंपनी ने और उसने एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप कर ली, तो देन इट इज गोइंग टू डू अ वंडरफुल जॉब। फिर सही, फिर ये लॉस ऑटोमेटिकली खत्म। क्लियर होती? सॉरी पता नहीं, वो हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, वो नेस्ले इतना नहीं भी कर रहा होता, बढ़ा देते सीएस, क्योंकि यार उसका इम्पैक्ट आता है यार। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैं मेरे घर के सामने एक बड़ा वेल डेवलप सा मार्ट है, ठीक है? तो आई वेंट टू दैट मार्ट, तो उसने ना दो किस्म के शॉपर लगाए थे। नहीं पेपर नहीं था, वो बायोडिग्रेडेबल शॉपर थे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे वो पानी में मिलाते हो घुल जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल शॉपर की प्राइस उसने रखी हुई थी 30 रुपीज, और जो नॉर्मल शॉपर था उसके ऊपर लिखा हुआ था कॉस्ट इज इक्वल टू 0 बट विल कॉस्ट यू इन फ्यूचर। तो देखें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब जब मैं गया तो मैंने देखा एक अंकल खड़े हुए, उसने बोला बेटा ये शॉपर भी ऐड कर दें और जरा इसमें। अब मैं सोच रहा था कि यार आई कैन बाय अ शॉपर बट आई वुड वांट टू गो फॉर अ फ्री वाला शॉपर, बट यहाँ पे इज्जत का सवाल है तो खरीद ही लेते यार 30 रुपए का शॉपर ही था। देखो नो डाउट इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, ठीक है। अब ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरा व्यू पॉइंट ये था कि यार कम ऑन, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट 60 रुपीज व्हेन आई एम बाइंग अ प्रोडक्ट ऑफ अराउंड 200 रुपीज। 200 रुपए की प्रोडक्ट खरीदो, 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए। बट द फैक्ट इज कि आपकी कुछ ऐसे सीएसआर एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी इन्वायरमेंट में कुछ इम्पैक्ट को क्रिएट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट विल आवर बिजनेस बी। देखो बिजनेस का मकसद प्रॉफिटेबिलिटी तो है। आप अपने मिशन स्टेटमेंट में सिर्फ प्रॉफिट का रोना नहीं रोते कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज योर प्राइमरी पर्पस। बट कुछ बढ़ के, अब मैं तुम्हें ना आगे जाके एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्ट्रैटेजिक सीएसआर एंड सीएसआर स्ट्रैटेजी। किसी को पता है फर्क क्या है दोनों में? क्या सीएसआर क्या होता है, चलो ये बताओ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है धरती माँ की तरफ से, धरती माँ के ऊपर हमारे कुछ एहसानात है और इसको हमें पे ऑफ करना है। ये बात सही है? मैं सही बोल रहा हूँ लेमन जबान में? इसका मतलब सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के साथ साथ तुम्हें अपने एनवायरमेंट पे भी कुछ इन्वेस्ट। लेकिन द बेस्ट पार्ट, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को एमबीए करा दूं और उसे बोलूंगा अगले 5 साल तक तुम मेरे पास काम करोगे, तो ये सीएसआर है? ये है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक सीएसआर है। एक ऐसा सीएसआर जो तुम्हारे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा और सीएसआर भी होगा। फिर एक सीएसआर ऐसा था कि मैं ईदी साहब को डोनेशन दे दूं, मैं ईदी क्या ये सीएसआर है? ये एक ऐसा सीएसआर है जो तुम्हें आखिरत में कंट्रीब्यूट करे। इसको कहते हैं सीएसआर स्ट्रैटेजी। एक होता है लाइट अ बल्ब, लेकिन ये वो बल्ब है जो कॉस्ट लगा, प्रॉफिट नहीं देता। वो बल्ब था जो कॉस्ट भी लगाता है, प्रॉफिट भी देता। 5 साल की इन्वेस्टमेंट, 5 साल का प्रॉफिट। क्लियर होती है बात? ठंडी हो Habib Bank mission statement is to make our customer prosper, our staff excel and create value for the shareholder. हबीब बैंक ये कहता है कि मेरा मिशन स्टेटमेंट है कि मेरा कस्टमर प्रॉस्पर हो। अब देखो विजन स्टेटमेंट क्या था? एक होराइजन, एक 360 डिग्री व्यू, एक ओवरऑल इदारे का व्यू। मैं कहता हूं बिजनेस एक्यूमेन की जो मैंने कल डेफिनेशन बताई ना,
कि पूरे 360 डिग्री व्यू देना है। मैं यही विजन स्टेटमेंट की भी कुछ इसी तरह की डिफाइन करूंगा कि विजन स्टेटमेंट इज समथिंग दैट लुक्स 5 years, 10 years, 15 years, 20 years ahead of today. What do you want to be in future? आपका विजन है क्या? आपको वो क्या नजर आता है कि अगले 15 साल में आप कहां पे स्टैंड करते होगे? लेकिन उस अचीव करने के लिए आज आप अपने कस्टमर्स के साथ, आज आप अपने सप्लायर्स के साथ, आज आप अपने प्रोसेसेस के साथ, आज आप अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, आज आप अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसा बिहेवियर रखते हो, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हो, किस तरीके से उन्हें इंकरेज करते हो, किस तरीके से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हो, along with the objective of secondary viewpoint of the organization of creating CSR activity within the economic system. क्या कहता है? To make our customer prosper. देखो ना, इसने यहाँ पे स्टेक होल्डर के बारे में बात की है, स्टाफ एक्सेल, आपको 3-4 व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं कि मेरा मिशन है कस्टमर आगे जाएगा, मेरा मिशन है स्टाफ अच्छा होगा, मेरा मिशन है शेयर होल्डर को वैल्यू। ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है शेयर होल्डर को वैल्यू देना, ये प्रॉफिट ही तो है। ये कस्टमर का ख्याल रखना क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ही तो है। ये स्टाफ का ख्याल रखना क्या है? मोटिवेशन और प्रॉफिटेबिलिटी ही तो है। लेकिन विजन में कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं हुई थी। विजन में तो उसने कहा था कि मेरा विजन स्टेटमेंट ये है कि मैं लोगों को इनेबल करूं, मैं बड़े व्यू पॉइंट, बड़े होराइजन पे 360 डिग्री व्यू पॉइंट प्रेजेंट करूंगा, जिसमें मेरा मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। However, my mission statement is to earn profit, 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 profit बोलने के 2 से 3 तरीके। पहला तरीका, अगर कस्टमर ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, अगर स्टाफ बेहतर तो प्रॉफिट बेहतर, और अगर शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट। जी, विजन 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 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। कहने को तो विजन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मिशन के बगैर विजन नहीं हो सकता। ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं तो गाड़ी की पूरी बॉडी मेरी विजन स्टेटमेंट है, लेकिन वो 4 टायर मेरे मिशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कही है मैंने। पूरी बॉडी ऑफ द कार इज द विजन, पूरी बॉडी ऑफ द कार इज द विजन, यानी कंपनी का विजन इतना स्ट्रांग है, लेकिन उस विजन को ड्राइव करने के लिए वो 4 टायर की जरूरत है। वो विजन विदाउट दो टायर इज नथिंग, इंटरकनेक्टेड। वो छोटे छोटे स्टेप्स आपके बड़े विजन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर होती है बात, समझ आती है? मुझे जरा 2 मिनट दे, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आ रहा हूं, आप लोग जरा देखें। ब्रेक। चले बेटा, अगले 15-20 मिनट मेरी बात सुन ले, फिर उसके बाद ऑफ करते। अच्छा, पहले मैं नेक्स्ट क्लास का बता दूं। हमारी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी 6:30 to 9। 6:30 का मतलब है नमाज के बाद ही शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन हम 9:30 तक जाएंगे, तकरीबन 7 to 9:30, दोनों। जब सिर्फ ऑनलाइन होगी आई लेट यू नो पहले, ठीक है? ये सिर्फ
रमजान मॉर्निंग कैसे, क्यों आप बहन मॉर्निंग पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बहुत से ऑफिस जाते हैं, मेरा भी होता है। सैटरडे को मेरा ऑफिस तो नहीं होता, लेकिन अच्छा एक सेकेंड, इस सैटरडे तो शब बारात भी है यार। वैसे अगर रोजा भी होगा तो ये तो अच्छी बात है कि आप मेहनत करते करते रोजा खोलेंगे। मुश्किल होगा बेटा, नहीं नहीं हफ्ते की तो मेरी छुट्टी है, लेकिन मसला ये हर रोज। अच्छा मुझे एक बात, नहीं मसला यहाँ पे सैटरडे का सिर्फ इनका नहीं है, मेरा एक इशू है कि मेरी सैटरडे को ना दूसरी क्लासेस होती है। तो आप मुझे बताएं वैसे कितने लोगों के लिए सैटरडे को मॉर्निंग पॉसिबल है या नहीं है, कितने लोगों ने नहीं है पॉसिबल, क्यों? ऑफिस आपको भी 3 लोग हैं। नहीं यार सैटरडे सैटरडे को इवनिंग में क्या मसला है? संडे भी तो ऑफ है ना, संडे तो अभी लगा ही नहीं रहा ना इसमें। चले खैर कोई बात, हम मैं आपको ग्रुप पे बता दूं। we'll discuss about this, let it be। चले यार इस सैटरडे को तो खैर हम शाम में ही करेंगे, क्योंकि मसला ये है कि ये सैटरडे पॉसिबल नहीं है मॉर्निंग, पहली बात। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट सैटरडे फिर हम देखें, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे हमारी वैसे भी 4 क्लासेस होंगी ना, फिर नेक्स्ट सैटरडे की वजह संडे कर लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे। बल्कि इनफैक्ट अभी हमारे पास 2 वीक है रमजान में, राइट? नहीं इस बार संडे हो नहीं सकता बेटा, आप ऑनलाइन आ जाइएगा, आप ऑनलाइन। अच्छा कितने लोगों हैं संडे कंफर्टेबल है? यार वैसे संडे में ऑनेस्टली बताऊं बर्बाद हो जाता है संडे। अच्छा खैर चले, इस सैटरडे कर लें, फिर नेक्स्ट सैटरडे मैं कुछ एडजस्ट कर, तो आप रोजा यहीं खोलिएगा, अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी शुरू हुआ नहीं है बैठ के अफ्तारी करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इट्स ओके। इस सैटरडे हमारी 6:30 पे ही होगी, ठीक है। सर व्हाट विल आवर बिजनेस बी? हबीब बैंक की हमने मिशन स्टेटमेंट देखी बेटा, काइंडली जरा फोकस कर ले, ये आखिरी पार्ट है फिर ऑफ कर देंगे। रेलेवेंस बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब रेलेवेंस का मतलब है हाउ डू यू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, आप किस तरीके से इन तमाम चीजों को कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से अपने व्यू पॉइंट के जरिए जो है वो इन तमाम चीजों का अंदाजा लगाए। तो कहता है बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन, आपकी कोई ना कोई बेसिस होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए। जाहिर है मैं जब प्लान करता हूं कि मैं अपने रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाऊं, तो उसका रीजन ये होता है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे अपने रेस्टोरेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहता हूं या अपने रेस्टोरेंट की स्ट्रेटजीज को इसलिए अच्छा करना चाहता हूं सो दैट आई कैन अर्न मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे पैसा चाहिए ना यार, हर बंदे को पैसा चाहिए, तो आई कैन अर्न मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दिस विल गिव मी अ बेटर ऑब्जेक्टिव। ट्रांजेक्शन पर्पस एंड सॉरी ट्रांसलेशन पर्पस एंड इंटेंशन इनटू द ऑब्जेक्टिव। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट को नहीं लिखना, उसे लोगों को ट्रांसलेट भी करें। बड़ा जबरदस्त तरीका बता दो, फ्रॉड रोकने का क्या तरीका है? कंट्रोल ना, कंट्रोल में एक बड़ी मजे की बात, मैंने अपनी कंपनी के, हमारी कंपनी है ना, रमजान से कुछ अर्सा पहले मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया। अच्छा मौलाना तारिक जमील वैसे मोहब्बतें बांटो करते हैं, कंपनी में आगे कह रहे फ्रॉड नहीं करो, चोरी नहीं करो, डाके नहीं डालो, कंपनी के एसेट को अपने लिए इस्तेमाल करो, किसी दूसरे। मैंने पूछा अपने मैनेजर से, मतलब हेड से, बात सुने, ये वैसे मोहब्बतें बांटो करते हैं और ये यहाँ आके ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कह रहे कंट्रोल। ये कौन सा कंट्रोल है? कहते मोटिवेशनल कंट्रोल। ये इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और लोग सुनते हैं। अब इनको हमने कहा था कि आपका टॉपिक ये होना चाहिए,
जिसका हदिया वगैरह इनको प्रोवाइड किया। आपका टॉपिक ये होना चाहिए कि फ्रॉड नहीं करेंगे ताकि आखिरत में अल्लाह ताला को मुंह दिखा सके। मतलब आप सोचिए किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है। तो इसका मतलब है आप जो अपने मिशन स्टेटमेंट बताते हो ना, वो अपने दिल में, अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखते। उस मिशन को, उस विजन को लोगों तक ट्रांसलेट करें, अपने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस लोगों को बताएं, अपने इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव्स लोगों तक पहुंचाएं। फिर कॉमन पर्पस फॉर ऑल स्टेक होल्डर। देखो, हर स्टेक होल्डर का पर्पस कॉमन हो सकता है। पहली बात तो ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि हर स्टेक होल्डर का पर्पस कॉमन हो। इट इज नॉट। मैं स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं। हर शेयर होल्डर का पर्पस होता है पैसा कमाना, लेकिन हर स्टेक होल्डर का पर्पस तो पैसा कमाना नहीं है ना यार। मेरी कंपनी के बाहर एक और कंपनी है जो जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और वो क्या करती है, वो धुलाई करती है जीन्स की। पिछले 3 साल से उसका गटर बंद है। वो क्या करता है, वो एक पाइप अपने उससे बाहर निकालता है और रोड को यहां तकरीबन यहां तक वो पानी से भरता है। और वो पानी नॉर्मल पानी नहीं होता, केमिकल ओरिएंटेड पानी होता है। अब किसको कैंसर हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, लेट वो उनको कोई फर्क नहीं साइड एरिया में। अब आप सोचे, क्या अपने विजन स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखने से मेरा तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं? नहीं है यार। अगर मैं अपने विजन स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट में रख रहा हूँ, मिशन स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट में रख रहा हूँ, तो सर सबसे बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब है अगर मुझे अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट तक लोगों तक ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, लोगों तक उसका पर्पस, उसका स्पेसिफिक गेस्ट नहीं पहुंचा पा रहा, उसका मतलब आई एम नॉट इन टू अ गुड पोजिशन ऑफ प्रोवाइडिंग माई मिशन स्टेटमेंट और फुलफिलिंग माई मिशन और विजन। फिर क्या कहते हैं, स्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स। आप अपने गोल्स बनाते, आप अपने एथिकल कंसिडरेशंस को। सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे मजे का टॉपिक, एंड आई टीच दिस टॉपिक वेरी वेल, एथिक्स। आपके बिजनेस एथिक्स क्या है? क्या आपके बिजनेस एथिक्स ये है कि आप फेक आईडीज बना के प्रमोशन करवाएं? वो पता है ना। खैर, लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ मेरे साथ, अल्लाह माफ करे यार। मैसेज नहीं आया, एक वो एक पोलिंग चली कि एसबीएल का अच्छा टीचर हुआ। उस पोलिंग पे बच्चे, सारे बच्चे वोट करते हैं। उस वोटिंग में जब तक डिफरेंस था 60-70 का, तो सब गुड था। जब ये डिफरेंस 140 और 70-80 पे हुआ ना, तो किसी को गुस्सा आ गया। उसने एक फेक आईडी से बनाया, बोला मैं, मेरा नाम फला फला, मैंने बिलाल से पढ़ा, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। बहुत बुरा पढ़ा है, बहुत बुरा। मैं आपके मुंह पे इस वक्त रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में बोल रहा हूँ। मैंने इस चीज को, अच्छा मैं तो इस कदम का मतलब कि आई इन्वेस्टिगेट कि इतनी बुराइयां तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता। मतलब किसी टीचर को इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि आप बोल सकोगे यार। तो अब मैंने उस रात को, मैंने रात के 12 बजे फहीम को कॉल की। मैंने कहा फहीम लैपटॉप ऑन कर और मुझे बता क्या है इसके अंदर, बता मुझे, ये बच्चे हैं हमारे पास। उसने बोला ऐसे कोई बच्चे नहीं है। उसने बोला सर मार्च एंड में सारे बच्चे आपसे बड़े परेशान थे, आप तो बहुत खराब है, ये है वो है। फिर क्या हुआ, मैंने मार्च एंड वाले बच्चों ने देखा, उन्होंने सारे कमेंट करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में उन्होंने इतने सारे कमेंट किए, इतने सारे बच्चों ने उनको कमेंट किए, तो उस बच्चे ने आईडी डिलीट कर दी। इन्वेस्टिगेट किया, जाहिर अब आप खेल, तो पता चला एक इंस्टीट्यूट। हमारे मॉरल एथिक्स इतने नीचे आ चुके, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया भाई, अल्लाह पे छोड़। हमारे मॉरल एथिक्स इतने नीचे आ चुके यार। टीचिंग प्रोफेशन है यार, दिल दुखता है मेरा। नहीं, बात दिल पे लगी यार। देखो एक बात है, हर टीचर मेहनत करता है। आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज अराउंड हियर। और मैं इस बात का बिलीवर ही नहीं हूं कि बच्चों को छुपा लो बात, बच्चों को बताओ नहीं, बच्चों को पता नहीं लगे, ये बकवास। आज के जमाने में आप किससे क्या पढ़ रहे हैं सबको सब पता है। आज के जमाने में किससे क्या पढ़ रहे हैं सबको सब पता है। कोई डर की चुपी बात नहीं। आपको पता है एसबीएल के कितने टीचर्स हैं, आपको पता है मार्केट में कौन कौन पढ़ा रहा है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं ना, आप अपनी मेहनत से आगे हो भाई। आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है। आप जो है ना वो हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ ये काम करूं। नहीं,
और समझ नहीं आता मुझे एथिक्स कितने नीचे गिर सकते हैं। खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने इज्जत पहले भी दी थी और अल्लाह ताला ने अभी भी इज्जत दी है। बेटा टेक्निकल इशू था, माजरत, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड दी ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है, आपकी कम्युनिकेशन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से बेहतर हो जब आप अपने मिशन स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, अपने विजन स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, जब आप लोगों तक अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट को एक्चुअली पहुंचाते नहीं है, डिलीवर करते अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए, अपनी सर्विसेज के जरिए, अपने एथिक्स के जरिए, अपने व्यू पॉइंट्स के जरिए। मैं मिसाल देता हूं, बताओ क्या एग्जैक्ट एक अच्छी कंपनी है? आई होप सो यू नो व्हाट एग्जैक्ट इज। एग्जैक्ट की क्या बुराई है? फेक डिग्री। कराची में, पाकिस्तान में बैठ गए ऐसी फेक डिग्रीज इशू की है कि लोग यूएसए में काम कर रहे थे। फेक डिग्री स्कैंडल नहीं पता एग्जैक्ट का? सर मार्केट में सबसे बड़ा स्कैंडल है। इज एग्जैक्ट अ गुड कंपनी? लेकिन सर एग्जैक्ट अब अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए किसका सहारा ले रहा है पता है? बोल एंटरटेनमेंट का। और वो हर बात में अपने आप को एक हद तक प्रेजेंट करता था, हम पाकिस्तानी चैनल हैं, हम कोई टैक्स, हम कोई जो है ना एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते, हम ये नहीं करते, हम हमारा बड़ा रिलायबल व्यू पॉइंट, हम बहुत अच्छे लोग हैं, जो भी है। सो दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, बट द फैक्ट इज कि एग्जैक्ट का व्यू पॉइंट खराब हो चुका है। बट व्हाट अबाउट यूनिलीवर कंपनी? व्हाट अबाउट बॉडी शॉप? व्हाट अबाउट प्रॉक्टर एंड गैम्बल? व्हाट अबाउट अदर कंपनीज? व्हाट अबाउट अमरेली स्टील्स? समझ आई बात? क्लियर होती है? तो इसका मतलब है हर कंपनी का एक व्यू पॉइंट स्टेक होल्डर्स के दिमागों में बनाओ। टीएसए का भी एक व्यू पॉइंट है, अमरेली स्टील्स का भी एक व्यू पॉइंट है, यूनिलीवर का भी एक व्यू पॉइंट है, और एग्जैक्ट कंपनी का भी एक व्यू पॉइंट है। यहां तक रखें आज? नहीं, यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे। अब आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।